चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। SBEC के अंदर अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है? ज्वाइंट वेंचर कोलैबोरेशन एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो जल्दी से इस चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों की मेहनत ज्यादा इस चैप्टर में होगी। थ्योरेटिकल होते ही आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि आपको याद करना पड़ता है। टीचर का प्रेशर कम है, क्योंकि समझाने के लिए कुछ होता नहीं है। स्टूडेंट का ज्यादा मेहनत है, क्योंकि उसको रटना पड़ता है पूरा। जरा बताइए तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? पढ़ लिया? चलिए, ICSI मॉड्यूल में देखेंगे ना, तो ये बिजनेस कोलैबोरेशन के नाम से ये चैप्टर है। अब ध्यान से सुनते रहना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले ये जो बिजनेस कोलैबोरेशन वाला है, ये पुराने बुक में हो सकता है ना हो, ये फोटो खींच लेंगे, बस एडिशन है थोड़ा सा। चलिए पहले पढ़ाने दो, उसके बाद, है ना। सबसे पहले बिजनेस कोलैबोरेशन क्या होता है, देखो सुनो। पहले कोलैबोरेशन कोई लॉ का वर्ड नहीं है, इट इज अ जनरल इंग्लिश वर्ड। कोलैबोरेशन मींस व्हाट? जब 2 या 2 से ज्यादा एंटिटीज साथ में काम करने लगते हैं तो हम कहते हैं उन लोगों ने आपस में क्या बना लिया है? कोलैबोरेशन कर लिया है, कोलैबोरेशन बना लिया है। बात समझ में आ गई? तो इसको टिक लगाइए सबसे पहले, 2 और मोर एंटिटीज वर्किंग टुगेदर, ठीक है। चलिए, अच्छा ऐसा वो क्यों करते हैं? 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलके क्यों बिजनेस करते हैं? क्योंकि वो आपस में आइडिया शेयर करते हैं। क्या करते हैं? आइडिया शेयर करते हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगा, रिस्क शेयर करते हैं, है ना। अब ये सबको, इस सबके बहुत फायदे होते हैं। अकेले कोई बिजनेस करोगे तो हो सकता है जितना आपके दिमाग में आइडिया है बस उतना ही से काम हो पाएगा। किसी और के साथ मिलके बिजनेस करोगे तो उसके भी आइडिया को तुम यूज करोगे, क्या पता 1 से भले 2। ये पर अच्छा देखा जाए तो स्टेटमेंट रहेगा इस चैप्टर के ऊपर, 1 से भले 2। इस पूरे चैप्टर में आपको हमेशा क्या दिखाई देगा? 1 से भले 2, 1 से भले 2, 3, 4, है ना। आप अकेले रहते हैं तो एक लिमिटेड माइंड होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। 1 से ज्यादा होते हैं तो फिर कुछ एडेड आइडियाज, एडेड ब्रेन, है ना, एडेड रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, जिससे कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को और अच्छे से अचीव कर पाते हो। तो देखिए, कोलैबोरेशन तब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलते हैं और कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, है ना। कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। कोलैबोरेशंस के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस मिलता है। क्योंकि आप अकेले जब रहते हैं ना, आप लोग देखे होंगे, तुम लोग बच्चे हो, अकेले पढ़ने बैठो तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत बार अपने टाइम टेबल को छोड़ भी देते हैं। लेकिन जब 2 लोग आपस में मिलकर करते हैं ना, तो एक कोई छोड़ना चाहता है तो दूसरा उसको डांटता है कि तुम ही अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए आया हूं, अब मैं आया हूं तो तुम्हें मेरे साथ पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? पहले बताइए, क्या बोलते हैं उसको? कौन सा स्टडी? ग्रुप स्टडी। तो ग्रुप स्टडी के फायदे भी है, कभी कभार नुकसान भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है उस ग्रुप में लोग कैसे हैं। लोग अच्छे हैं तो सिर्फ फायदा ही फायदा है, लेकिन लोग बुरे हैं तो फिर नुकसान भी हो सकता है, ठीक है जी। बाकी बिजनेस कोलैबोरेशन कितने तरीके के हो सकते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5। पहला हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। बताओ तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल क्या इसको हम बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल यही है हॉरिजॉन्टल, बोलो। सेम बिजनेस सेम लेवल, सेम बिजनेस सेम लेवल। जरा देखिए तो ये लिखा है यहाँ पे कि जब सेम सेट ऑफ फंक्शनल एरिया के लोग आपस में मिल जाते हैं बिजनेस करने के लिए, तो ऐसे कोलैबोरेशन को क्या कहते हैं हम? हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। अच्छा, इनसे क्या इन लोगों का बढ़ता है? कॉम्पिटेंसीज बढ़ता है। कॉम्पिटेंसी का मतलब और एक्सपर्ट हो जाते हैं, ये नहीं हो जाते हैं? बात समझ में आ रही? 2 CS के स्टूडेंट अगर आपस में बैठ के डिस्कशन करें तो लॉ दोनों का ही मजबूत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब लॉ और मजबूत होगा। वर्टिकल कोलैबोरेशन, वर्टिकल ऐसा होता है क्या? है वर्टिकल में बताइए तो एक ही बिजनेस सेम होगा पर वर्टिकल होगा। वर्टिकल में जैसे मान लो कि मैं बिस्किट मैन्युफैक्चरर हूं, तो कोई बिस्किट का ट्रेडर होगा,
तो मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर वो आपस में कोलैबोरेशन कर लेते हैं, जिससे कि जो बिस्किट का क्या है एग्जैक्टली सेलर है, ट्रेडर है, वो क्वालिटी पे कंट्रोल कर लेता है कि बिस्किट जो मुझे मिले मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी बिस्किट मिले, और जो बिस्किट बना रहा है उसको ये कंट्रोल मिल जाता है कि उसने ट्रेडर को अपने में कोलैबोरेट कर लिया है, तो जो बिस्किट हम बनाएंगे उसका बढ़िया से ट्रेडिंग होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा हो जाता है। इंडस्ट्री सेम रहेगी, इंडस्ट्री क्या रहेगी, सेम रहेगी, बस ये है कि एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। तो जल्दी बताइए, पार्ले जी और ब्रिटानिया आपस में कोलैबोरेशन कर ले तो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि दोनों बिस्किट की ट्रेडिंग करते हैं, नहीं करते हैं। और एक बिस्किट का मैन्युफैक्चरर और बिस्किट का ट्रेडर आपस में कोलैबोरेशन कर ले तो ये बिस्किट सेम इंडस्ट्री हो गया, पर ये वर्टिकल हो गया। क्या हो गया, वर्टिकल। समझ में आ गया ना, याद रहेगा तुम लोग को ये सब। तो इंडस्ट्री सेम ही रहना। अब ये सप्लाई चेन में कोई अपवर्ड जा सकता है, डाउनवर्ड। अपवर्ड का मतलब सप्लायर की तरफ, डाउनवर्ड का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर की तरफ। अगर बताइए, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से कोलैबोरेट हो गया तो डाउनवर्ड आया, नहीं, चेन में डाउनवर्ड आया ना। और मैन्युफैक्चरर अगर ट्रेडर के साथ कोलैबोरेशन कर लिया तो वो फॉरवर्ड गया। चेन में कैसे होगा, सबसे पहले कहां होगा, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होगा, फिर आगे ना लोग बढ़ते जाएंगे। तो देख लेना कि लोग पीछे आ रहे हैं या आगे जा रहे हैं, बस इंडस्ट्री लेकिन सेम रहेगी। इस दोनों में इंडस्ट्री विल बी सेम, इन दोनों में ही इंडस्ट्री विल बी सेम, इंडस्ट्री सेम ही रहेगा, दोनों में इंडस्ट्री सेम ही रहेगा। समझ में आ गया। चलिए आगे, इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन। अब तो साफ हो गया कि सेम इंडस्ट्री नहीं है, डिफरेंट इंडस्ट्री है। ये क्या है, डिफरेंट इंडस्ट्री है। अब बोलोगे सर डिफरेंट इंडस्ट्री वाले लोग साथ में क्यों आते हैं, साथ में बिजनेस करके जो नए बिजनेस से फायदा होगा सबका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और क्या होगा। लेकिन इसमें जो तुम सोचोगे कि एक्सपर्टीज आएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई खास एक्सपर्टीज सब तो नहीं आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री सबका अलग अलग है, नहीं समझे। लेकिन ये है कि अलग अलग लोग सब साथ में मिलके बिजनेस करेंगे तो हो सकता है बड़ा बिजनेस हो जाए, बड़ा बिजनेस हो जाए, बड़ा प्रॉफिट हो जाए, सबको फायदा हो जाए। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांसमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, एडवांसमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। एक्सपर्ट तो नहीं बनेंगे क्योंकि बिजनेस सेम नहीं है, लेकिन ये है कि सारे के सारे लोग एडवांस हो जाएंगे, सबको एक नए बिजनेस का कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा और प्रॉफिट सबको मिल जाएगा। एग्जाम्पल जरा दो तो, कि अलग अलग बिजनेस वाले लोग जुड़ जाएंगे दूसरे से। तो ऐसा एग्जाम्पल है जो अलग अलग बिजनेस वाले आपस में जुड़ गए। न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड, अच्छा कंपनी लॉ में पढ़े थे, कंपनी लॉ में पढ़े थे न्यू हॉरिजॉन्स लिमिटेड वाला एक केस, उसमें कोई प्रेस वाला था, हाँ कोई अलग अलग बना रहा था, टेंडर, गवर्नमेंट टेंडर वाला कहानी था ना। चलिए ज्वाइंट वेंचर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये पूरा ज्वाइंट वेंचर ही पढ़ना। तो मैं यहाँ छोड़ दूं ज्वाइंट वेंचर, फिर आगे इक्विटी। अब इक्विटी का बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ये देखो यहाँ पे इक्विटी वाले में क्या होता है, देखो ऐसे जैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे बिजनेस में कोलैबोरेट ना करूं, मुझे बिजनेस नहीं मालूम है, मैं फंडिंग कर दूं तुम्हारा। जैसे कैसे फंडिंग, तुम स्टार्टअप हो, अच्छा तुम्हारे पास बहुत आइडिया है बिजनेस करने का, अच्छा पर पैसा नहीं है तुम्हारे पास, अच्छा मेरे पास पैसा है, अच्छा तो मैं पैसा दे देता हूँ, तुम उस मेरे पैसे का इस्तेमाल करो, है ना। तुम्हें ऑफिस दे देता हूँ, कहीं पढ़ाया था तुम लोग, स्टार्टअप में पढ़ाया था, इनक्यूबेटर, याद होगा इनक्यूबेटर यही काम करते हैं। वो तुम्हें ऑफिस दे देंगे, है ना, और ऑफिस दे के आप उनके ऑफिस का इस्तेमाल करो, मेरे कंप्यूटर का इस्तेमाल करो, मेरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, और बिजनेस चलाओ। बस मुझे तुमसे बस एक ही चीज चाहिए, 2 से कितना परसेंट पढ़ाया था, 10%, 2 से 10% के आसपास वो इक्विटी खरीद लेते हैं। इक्विटी मतलब मैंने तुम्हें रिसोर्सेज दिया, उसके बदले तुम मुझे अपना शेयर होल्डर बना लो। जिस दिन कहीं तुम्हारा ये आइडिया काम कर गया, तुम बहुत बड़े कंपनी बन गए, तो मैं तुम्हारा शेयर होल्डर रहूंगा, तो मुझे उस समय फायदा मिलेगा। हाँ, अगर तुम्हारा आइडिया फ्लॉप कर गया तो जो रिसोर्सेज मैंने दिया था मैं मानूंगा मेरा भी वो लॉस हो गया। नहीं समझे। तो जल्दी बताइए, क्या ये बिजनेस साथ में मिलकर बिजनेस मतलब बिजनेस साथ में करते हैं या सिर्फ वो फंडिंग करके छोड़ देते हैं, सिर्फ फंडिंग करके छोड़ देते हैं। अगर ये इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो एग्जाम्पल सबसे अच्छा है इनक्यूबेटर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इनक्यूबेटर, ठीक है। अब अगर तुमको फोटो खींचना है इसका, तो मैं फोटो पहले टिक विक लगा के लिख देता हूँ ये सब, अब फिर फोटो खींच पाऊंगा तो अपने आप सब कुछ रहेगा उसमें, ये ना। चलो देखो कितना सोचता हूं तुम लोगों के बारे में, बताओ। सबसे पहले इसमें क्या था, ये बस इतना ना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या था,
सेम इंडस्ट्री। ये क्या था? डिफरेंट, बोलो, इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडस्ट्री। ठीक है। इक्विटी का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या था? इनक्यूबेटर्स, इनक्यूबेटर्स। अब तुम फोटो खींच लो। कुछ लोगों को जरूर लगता होगा कि सर एडिशन क्यों करते हैं? एडिशन आपके लिए ही करता हूं। अगर एक बात बताइए, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता तो तुम्हारे लिए आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो जाता है? तो अगर एडिशन कर रहा हूं तो तुम्हारा फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जो भी चीजें ऐड कर रहा हूं आईसीएसआई मॉड्यूल से ही लेके आ रहा हूं, मॉड्यूल से बाहर से कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया, हटा रहा हूं। जल्दी करो, जल्दी करो। चलिए हटा रहा हूं। खींच लिया फोटो। चलिए आगे बढ़े। अब आइए जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जल्दी बताओ। जॉइंट वेंचर के ना कुछ फीचर हैं। देखो, पहला फीचर तो वही है, कमिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर एंटिटीज। मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा एंटिटीज आपस में मिलकर बिजनेस करें तो दैट प्रोसेस इज नोन एज जॉइंट वेंचर। बट इंपॉर्टेंट एक चीज है इसमें जॉइंट वेंचर में, वो ये है कि जॉइंट वेंचर में जब भी वो लोग आपस में साथ आते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो नॉर्मली तो कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन का मतलब यही था, कमिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर पर्सन। जो बच्चा मॉड्यूल सेकंड पढ़ता है इसी को वहां कॉम्बिनेशन बोल देते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर ना। लेकिन जॉइंट वेंचर थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे? पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है ये कि जॉइंट वेंचर में जो भी कंपनीज आती हैं वो एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आती हैं। तो वो आती हैं उसी काम के लिए, और जो उनका ओरिजिनल एग्जिस्टेंस है वो भी वो अलग से मेंटेन करते हैं। मतलब वो मर्ज नहीं करते हैं। मैंने कहीं मर्जर बोला है अभी? मर्जर में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे में मर्ज हो जाती है और वो कंपनी मर जाती है। तो यह कोई मरता उड़ता नहीं है जॉइंट वेंचर में। जॉइंट वेंचर में जो ओरिजिनल कंपनी है वो भी चलती रहेगी, उसका अपना बिजनेस चलता रहेगा, और एक न्यू कंपनी बन जाएगी जॉइंट वेंचर कंपनी, और वो एक नया काम करती हुई नजर आएगी। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, इटैलिक में मैंने लिखा है, क्या लिखा है? विच अदरवाइज रिटेन देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज। मतलब जो उनका अपना अलग एक पहचान है वो उसको कंटिन्यू करते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग, एंटिटी का मतलब पहचान। वो अपना अलग पहचान भी कंटिन्यू करते हैं। एक जॉइंट वेंचर का एग्जांपल दे देता हूं, तुम्हें अच्छे से याद रहेगा। जॉइंट वेंचर की बात हो और पूरे वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर हीरो होंडा रहा है, अब तो है नहीं, था, है ना। अब देखिए हीरो होंडा में कैसे था। सो देखो, सबसे पहले मालूम चला ये इंडिया, मान लीजिए एक एरिया इंडिया है। इंडिया में एक मालूम चला हीरो साइकिल्स लिमिटेड है। कौन है? हीरो साइकिल्स लिमिटेड। ये क्या बना रही है? सिर्फ साइकिल। क्या बना रही है? साइकिल। ठीक है, साइकिल ऐसे ही होता ना। तो ये सिर्फ साइकिल बनाती है। ठीक है। अब हीरो साइकिल्स लिमिटेड ने सोचा कि हम भारत में बनाएंगे मोटरसाइकिल। क्या बनाएंगे? मोटरसाइकिल। ठीक है जी। तो मोटरसाइकिल बनाएंगे। भाई कैसे बनाए मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल बनाने तो आता ही नहीं हमें। मतलब हमारे पास इतना बड़ा फैक्ट्री है, इतना लेबर है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बैठ गया चुपचाप, का नहीं हो पाएगा, मोटरसाइकिल नहीं बन पाएगा, साइकिल ही बनाएंगे हम। ठीक, मतलब ये सपना उसका रह गया। इधर होंडा कॉरपोरेशन है। होंडा कॉरपोरेशन जापान में, ये जापान में कौन एग्जैक्टली? होंडा कॉरपोरेशन। इसके पास टेक्नोलॉजी एकदम भर के है, लेकिन ये इंडिया में आना चाहता है। पर इंडिया में कहा कि टेक्नोलॉजी हवा में थोड़ी यूज करूंगा, मुझे जमीन चाहिए, जगह चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, वो नहीं है। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, इन दोनों की आपस में मुलाकात हो गई। क्या हो गई? मुलाकात। ठीक है जी। अब इन दोनों ने आपस में सोचा कि चलिए अब हम दोनों की नीड एक दूसरे से पूरी हो जा रही है,
तो हम दोनों मिलके मोटरसाइकिल बनाते हैं, हम दोनों की नीड पूरी हो जाएगी। अब हीरो, यहाँ पे एक नई कंपनी बनाई गई, उसका नाम रखा गया हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड। मान लीजिए शुरू में ये नाम होगा, ठीक। अब ये जो कंपनी नई बनी, इस कंपनी में हीरो साइकिल्स लिमिटेड ने क्या दे दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। क्या दे दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर, और दे दिया लेबर। क्या दे दिया? लेबर। और ये होंडा कॉर्पोरेशन ने इसको क्या दे दिया? एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। अब हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड ने इसी दोनों के एसेट को यूज किया। हीरो का यूज किया इंफ्रा लेबर और होंडा का यूज किया टेक्नोलॉजी, और यहां पे क्या बना दिया? मोटरसाइकिल बना दिया। ठीक है। अब ये मोटरसाइकिल अपना बिकना स्टार्ट हुआ, खूब अच्छे से बिका, खूब नाम हुआ। अब इस मोटरसाइकिल से जो भी फायदा होगा हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड को, तो इसके दो शेयर होल्डर्स हैं, हीरो साइकिल्स लिमिटेड और होंडा कॉर्पोरेशन, इन दोनों में बढ़ जाएगा प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब इंपॉर्टेंट इसमें यह था कि क्या ये मोटरसाइकिल का बिजनेस दो या दो से ज्यादा लोगों ने आपस में मिलकर किया? जी, हीरो एंड होंडा ने। लेकिन क्या दोनों ने अपना जो ओरिजिनल बिजनेस था या अलग जो अपनी पहचान थी, क्या छोड़ दी थी उन लोगों ने? हीरो साइकिल्स लिमिटेड आज भी साइकिल बनाती रह रही थी, और होंडा कॉर्पोरेशन का तो क्या ही कहना। होंडा के कार्स भी आते हैं, होंडा के मोटरसाइकिल के लिए तो खैर भारत में हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन जो कार अलग से बना रहे थे वो, क्या उन्होंने कार बनाना छोड़ दिया था? वो चल रहा था। कार छोड़ो, क्या नहीं बनाता है वो, कार बनाता है। इवन वो छोटे छोटे जो प्लेन होते हैं, प्लेन तक बना देता है होंडा। और सुनिए, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जेटस्की, जेटस्की बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो समुद्र में लोग जेटस्की तो लेके चलते हैं, जेटस्की बोलते हैं ना उसको। जेटस्की में देखना होंडा का हमेशा मशीन लगा हुआ होगा, है ना। तो पानी पे चलने वाली चीजें, हवा में चलने वाली चीजें, पानी पे चलता है जहाज तो जहाज, हवा में हवाई जहाज तो हवाई जहाज, रोड पे क्या चलता है? कार तो कार, आप बाइक में भी घुस गए, जनरेटर्स भी, है ना। तो देखिए, तो होंडा जो है, ये जॉइंट वेंचर का ये समझ में आ गया होगा कि ये लोग जो आपस में आते हैं किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए आते हैं, बस मोटरसाइकिल के लिए साथ में आए, बाकी मेरा अपना अपना बिजनेस चलता रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। ठीक है जी। और ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, ये एग्जाम्पल इक्विटी वाला है। अब इक्विटी वाला कैसे, मैं बता देता हूं। ये कैसा ज्वाइंट वेंचर है? इक्विटी ज्वाइंट वेंचर। देखो इधर, हाँ जी, इक्विटी ज्वाइंट वेंचर कैसे, सो देखो, हीरो साइकिल्स लिमिटेड ने इसका 51% शेयर्स खरीद लिया, और होंडा ने इसका कितना परसेंट शेयर्स खरीद लिया? 49%। वो अलग बात है कि होंडा ने 49% शेयर अपना बाद में हीरो को ही बेच के वो निकल के अपना ही खोल लिया अलग से। ये हुआ ना। अब होंडा के भी बाइक आ रहे हैं अलग से, और हीरो के भी बाइक अलग से आ रहे हैं, ऐसे ही हो रहा ना। लेकिन देखिए कितना प्रोफेशनलिज्म है उन लोगों में। क्या एक दूसरे को गोली मारा कोई? और यहाँ लक्ष्मी नगर में कोई खोल दे, मार देगा गोली। कितना प्रोफेशनल है वो लोग, जरा सोचिए आप। बड़े लेवल का बिजनेस है वहां, ये सब थोड़ी गोली मारना सब थोड़ी होता है। तो ये इक्विटी बेस्ड है। कैसे इक्विटी बेस्ड है? जो पार्टनर्स होंगे वो शेयर होल्डर भी बन जाएंगे, और शेयर होल्डर बने उसी हिसाब से पैसा भी लगाया, उसी हिसाब से इन लोग को रिटर्न भी मिलता है। अब एक मोटरसाइकिल में 10,000 रुपया का भी फायदा हुआ, तो 10,000 में से 5100 कौन लेगा? हीरो। और 4900 कौन लेगा? होंडा, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अच्छा, लेकिन बताइए जो मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल है, ये इसकी ओनर कौन मानी जाएगी? हीरो मानी जाएगी, होंडा मानी जाएगी, या हीरो होंडा मानी जाएगी? हीरो होंडा। तो ये जो जॉइंट वेंचर बिजनेस होता है, उसका ओनर हुआ जॉइंट वेंचर कंपनी। इस कंपनी को क्या बोलते हैं हम? जेवी। तो क्या बोलते हैं? जेवी। और जेवी की ओनर हो गई उसके जॉइंट वेंचर के कॉन्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस मोटरसाइकिल पे हक होगा हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड का। हाँ, हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड पर हक होगा हीरो साइकिल्स लिमिटेड का और होंडा कॉर्पोरेशन का। इसका मतलब मोटरसाइकिल को डायरेक्टली टच नहीं कर सकता हीरो साइकिल्स लिमिटेड का कोई ऑफिसर, होंडा कॉर्पोरेशन का कोई ऑफिसर डायरेक्टली टच नहीं कर सकता है। करेगा तो हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड वाला ही। आप लोग सिर्फ पैसा लगाएं, शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर के तौर पर बैठे रहिए। लेकिन जब एक ज्वाइंट वेंचर, एक नई कंपनी बन गई है, तो उसको देखना है सब कुछ। आप बिजनेस में ज्यादा इंटरफेयर मत कीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। क्लियर है? चलो अब जरा पढ़ो। तो ज्वाइंट वेंचर में सबसे अलग तुम्हें क्या लगा? सबसे अलग ये था कि जो कंपनी साथ में आती है वो अपना ओरिजिनल बिजनेस भी करती रहती हैं, उसकी अपनी खुद की भी पहचान चलती ही रहती है, उस पर कोई असर पड़ता नहीं है। समझ में आ गया? शुरू करें, अब आगे बढ़े।
सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर का डेफिनेशन, क्या ज्वाइंट वेंचर के बीच में, ज्वाइंट वेंचर के अंदर 2 और मोर इन्वेस्टर्स आते हैं। जैसे अपने वाले एग्जांपल में कौन कौन था इन्वेस्टर, बोलते चलो जल्दी जल्दी। हीरो साइकिल्स लिमिटेड एंड होंडा कॉर्पोरेशन। क्या टिक लगाने देता ना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, क्या ये लोग ओनरशिप शेयर करते हैं? कैसे ओनरशिप शेयर हुआ था? 49% एंड 51%। क्या वो लोग कंट्रोल भी शेयर करते हैं? जी हाँ, जितना बड़ा शेयर होल्डर होता है उतना ही बड़ा कंट्रोल होता है। उसके बाद क्या राइट्स है, ऑपरेशन है, उन सब पे उनका ओनरशिप भी वो कंट्रोल होगा एज ए शेयर होल्डर, एज अ शेयर होल्डर। अच्छा, ये जो वेंचर बनता है जरूरी है कि जिंदगी भर के लिए बने? जिंदगी भर के लिए भी बन सकता है और कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए भी बन सकता है। जैसे हीरो होंडा जो था वो कॉन्टिन्यूइंग बेसिस पर था, एक ही मोटरसाइकिल के लिए वो आए थे कि सालों साल बिजनेस करने के लिए आए थे, सालों साल। अब बहुत बार लोग ज्वाइंट वेंचर ऐसे बनाते हैं, एक रोड बनाना है भाई, हम दोनों मिल लेते हैं, रोड बनाया, काम खत्म, नहीं समझे? तो ये हो गया वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ओनली। टिक लगाते जा रहे हो ना? अरे जितना ज्यादा वर्ड बाय वर्ड पढ़ाऊंगा उतना तुम्हें याद करने में ठीक रहेगा। नहीं तो मैं चाहूं तो स्पीड करके आगे निकाल दूं, पर मैं चाहता हूं कि तुमसे याद हो जाए। बाकी फिर से ज्वाइंट वेंचर, क्या ज्वाइंट वेंचर एक समूह है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल या 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस एंटिटीज हैं? बोलो, एक समूह है ना। अच्छा, ज्वाइंट वेंचर में अकेला कुछ होगा कि हमेशा समूह? समूह का मतलब एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होगा। क्या वो सारे लोग अपने रेस्पेक्टिव एक्सपर्टीज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, इन सबको पूल का मतलब इकट्ठा करना, पूल का मतलब इकट्ठा करना, क्या ये लोग इकट्ठा, अच्छा पूरा चीज दे देते हैं या अपना एक्सपर्टीज देते हैं? बस एक्सपर्टीज। जैसे हीरो साइकिल्स लिमिटेड का इंडिया में क्या एक्सपर्टीज था? बोलो, मैन पावर, लेबर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनका क्या एक्सपर्टीज था? टेक्नोलॉजी। तो वो उतना ही देंगे, पूरा थोड़ी उठा के दे देगा यार। उसके बाद ये सब ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट है या पार्टिकुलर अंडरटेकिंग है उसको बढ़ावा मिले। कुछ भारत में ज्वाइंट वेंचर, ऐसे तो बहुत ज्वाइंट वेंचर है, पर आईसीआईसीआई मॉड्यूल को पता नहीं यही ज्वाइंट वेंचर दिखा, पॉपुलर भी नहीं है उतना। देखो तो कौन कौन है। एक इंडियन ऑयल स्काई टैंकिंग लिमिटेड, इसमें कौन कौन सी है? रुचि सोया एंड इंडियन ऑयल, ये दोनों ने मिलके बनाया है, ठीक है। तो रुचि सोया अलग से भी चल रहा होगा, इंडियन ऑयल अलग से भी चल रहा होगा, और एक ये भी, इसके नाम से स्काई टैंकिंग के नाम से तो ऐसा लग रहा है कि एरोप्लेन में डालता होगा ये लोग। स्काई में टैंक बनाने का मतलब यही तो हुआ। रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, कौन कौन है इसके ज्वाइंट वेंचर? एनटीपीसी एंड गेल। महानगर गैस लिमिटेड, पीजी ग्रुप ऑफ यूके, और इंडिया से कौन है? गेल। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, इसका तो नाम तुम लोग सुने भी होंगे, पेट्रोनेट वाले का। इसमें बीपीसीएल है, गेल है, ओएनजीसी है, आईओसीएल है, सुनते? आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सारे के सारी कंपनीज है। तो ये कुछ हैं आपके। चलिए, ज्वाइंट वेंचर के एडवांटेजेस, जरा एडवांटेजेस देखें। सबसे पहला एडवांटेज बताओ, थोड़ा कीवर्ड निकाल के तुम लोग बताते आना, तो किसी रिस्क शेयरिंग बोलने से काम नहीं चलेगा। इसमें से कीवर्ड दिखाओ तो। क्या जो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, क्या वो शेयर हो जाएगा? अच्छा, कभी फेलियर हो गया तो किसी एक पर बात नहीं आएगी, दोनों आधा आधा शेयर करेगा। आधा मतलब जो भी उनका आपस में रेशियो होगा वो शेयर करेगा। दूसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सुनो, अकेले ये बच्चे स्कैनर खरीदने के लिए जाए, जो स्कैनर से तुम लोग नहीं पढ़ते एग्जाम टाइम में, तो हो सकता है वो 200 रुपए का दे, लेकिन यही बच्ची अब 20 लोगों के साथ ज्वाइंट वेंचर बना के तब 20 स्कैनर एक साथ खरीदने जाए तो क्या उसको सस्ता पड़ेगा? क्या बोलते हैं इसको? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। स्केल का मतलब होता है डिमांड का स्केल। डिमांड का स्केल बढ़ाते जाएंगे, डिस्काउंट बढ़ता जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो स्केल का मतलब क्या होता है? डिमांड। अच्छा, डिमांड कब बढ़ेगा? अकेले से डिमांड बढ़ेगा या ज्यादा लोग शामिल होंगे तब जाके डिमांड बढ़ेगा? ज्यादा लोग शामिल होंगे तब डिमांड बढ़ेगा। मार्केट एक्सेस। क्या हीरो होंडा के केस में होंडा को इंडिया में मार्केट एक्सेस मिल गया ज्वाइंट वेंचर बनाने से? नहीं तो इंडिया में आना सोच भी नहीं सकता था वो, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी था लेकिन उसके पास इंडिया में जमीन नहीं था। कम जमीन थोड़ी लगता है यार ये लोग फैक्ट्री उट्री बनाने में, है ना। आप चले जाइए ना उस साइड NH8 पे, जब आगे बढ़ेंगे क्या मैं नाम को जगह ही भूल जाता हूँ, उसका नाम ही हीरो होंडा चौक रखे हुआ है। हीरो होंडा चौक पे जब वहां पे छुट्टी उट्टी होती है फैक्ट्री में, वहां पे जाम लग जाता है 1 घंटे का। हाँ, इतने एम्प्लॉइज निकलते हैं वहां पे, और फैक्ट्री इतने दूर तक
कि आपको लगेगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं, 10-15 मिनट गाड़ी तेज चलाते रहो फिर भी तुम्हें उसी का फैक्ट्री दिखता रहेगा। इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री है इन लोगों का। इधर गुड़गांव रोड से आगे बढ़ोगे तो देखा होगा तुम लोग, अगर उधर के कोई रहने वाले हो तो। राजस्थान तरफ का कोई नहीं है क्लास में? मानेसर के तरफ का, गुड़गांव की तरफ का कोई नहीं है? चलो कोई बात नहीं, तुम लोग कहीं के नहीं हो। अच्छा, एक्सप्लोरिंग द ग्लोबल मार्केट। क्या आज हीरो का भी फायदा हो गया कि होंडा के साथ मिलने की वजह से आज जापान में भी लोग जान गए, और हीरो कहां कहां नहीं पहुंच गया होगा उसके साथ। तो लोग ज्वाइंट वेंचर जब बनाते हैं तो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, है कि नहीं? कॉस्ट एफिशिएंसी। एक बात बताइए, क्या छोटे कंपनीज के लिए बहुत बार मुश्किल हो जाता है कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं बना पाते हैं, लेकिन अगर वो किसी अमीर को अपना ज्वाइंट वेंचर बना लें तो क्या उसको पैसे की कमी अब नहीं पता चलेगी, है ना? तो बहुत लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, तो वो ऐसे लोगों को खोजते हैं जो अमीर है और जो उसके सपने को पूरा करे, है ना? ऐसा खूब चलता है ना देश में, नहीं होता ऐसा? दोनों तरफ से होता है। ऐसा मत समझना कि सिर्फ लड़कियां लड़कों के साथ ऐसा करती हैं, लड़के भी आजकल बहुत चालाक हो गए हैं, है ना? तो आजकल अमीरी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, मैं देखता हूँ, और लोग ये सब चीज बहुत देखते हैं, है ना? तो अब देखते ही है, बड़े बड़े लोग तो यही देखते हैं। उल्टा मैं देखता हूँ ईमानदारी छोटे लोगों में ही बचा। बड़े लोग तो एकदम बड़े बड़े कॉर्पोरेट में लोग बात करते हैं आपस में, शादी ये सोच के होती है कि उस कंपनी के ओनर से शादी करने से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है। जो अंबानीज हैं, अंबानी सब जो जहां जहां शादी की, आपको लगता है कि कोई लक्ष्मी नगर में शादी किया वहां से शादी? देख रहे, पिरामल ग्रुप है ना, पिरामल ग्रुप से ही हुआ ना, पिरामल ग्रुप। वीडियोकॉन वाले का शायद उससे डिश टीवी वाले से शादी हुआ है, तो उसे फैमिली में। और उससे क्या फायदा होता है कि वीडियोकॉन का D2H और डिश टीवी का D2H दोनों एक दूसरे से कभी लड़ता नहीं है, फिर कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलता है, क्योंकि दोनों का अंदर से फैमिली में शादी हुआ है। तो ये बहुत होता है, ये पुराने जमाने से। राजा महाराजा भी तो इसी हिसाब से शादी, महाभारत देखे होंगे तो उसमें भी तो इसी तरीके से शादी लोग करते थे कि कम से कम चलो शादी वहां करो जहां से फायदा हो। तो यही ज्वाइंट वेंचर में भी ऐसे ही होता है, बहुत लोग सोच समझ के ज्वाइंट वेंचर करते हैं। अब तुम बोलोगे कि ज्वाइंट वेंचर, अभी देखा था सर, इंटरसेक्शनल, अलग अलग इंडस्ट्री वाले भी आपस में ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं। इसलिए करते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री का जरूर, पर वो है तो पैसा वाला। आज रिलायंस से कौन नहीं ज्वाइंट वेंचर करना चाहेगा? उसको मालूम है रिलायंस का नाम जिस ज्वाइंट वेंचर में आ गया वो अपने आप उसका यूएसपी बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? तो ये सब चीजें हैं। फ्लेक्सिबल। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, एक बात बताइए। सबसे बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी तो यही है, क्या ज्वाइंट वेंचर होने के बावजूद भी क्या आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी खो देते हैं क्या? नहीं। पर्सनल आइडेंटिटी आजकल चलती रहती है। और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट भी आया है, मैं देखता हूँ मुंबई में खूब चल रहा है, दिल्ली में तो शायद थोड़ा कम ही चलता है। मुंबई में लोग देखते हैं, लोग लिव इन में रहते हैं। लिव इन समझते हो? हाँ, ये सब तो तुम लोग पूरा समझते हो, और सब चीज में तुम लोग नहीं समझते हो, लेकिन ये सब बाद में तो कहा, आप बोलिए बुक लिख दे हम। लिव इन में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको लोग हंसते हैं इस पर, या बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक बात बताइए, यही फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है वहां पे। आप साथ में रहते हैं लेकिन शादी नहीं किए रहते हैं, और एक दूसरे के साथ रह के आप जानते हैं एक दूसरे को। पहले एक दिन में तो नहीं जान पाते, 1 साल 2 साल 3 साल लोग रहते हैं साथ में, और लगा कि नहीं अब साथ में जिंदगी बिताना, तो लोग शादी भी कर लेते हैं, और नहीं तो फिर अलग अलग हो जाते हैं। एक फ्लेक्सिबिलिटी है, कम से कम कोई बाउंडिंग नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो ये अच्छी चीज है, इसमें कोई बुराई थोड़ी है। जैसे ज्वाइंट वेंचर में देखो, आज यही चीज ज्वाइंट वेंचर के नाम से पढ़ाया जाता तो समाज इसको एक्सेप्ट करता है, और यही इंसान अपने जीवन में ले आए इस चीज को, तो लोग उसको मारने पीटने लगते हैं और गलत सलत बोलने लगते हैं। ये गलत बात है कि डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं पहले सोसाइटी का, ये बताइए आप, है ना? प्लीज आप लोग कोई बुरा मत मानना। कोई बच्चा अगर अच्छे मतलब पुरानी सोच का है, या कुछ ऐसा पुराने का मतलब जो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है, तो कहा नीतीश कुमार जायसवाल बच्चों को क्या क्या सिखाता। मैं कुछ गलत नहीं सिखा रहा हूँ, जो हो रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ, और जो हो रहा है उसमें कोई बुराई भी नहीं है, मेरा मानना ठीक है, खूब अच्छा है। अगर समझदार लोग हैं, समझदार लोग तो ऐसे ऐसे हो गए आजकल। ये बताओ तो क्या नाम उसका, बालाजी टेलीफिल्म्स की ओनर की क्या है, एकता कपूर, और उसका भाई तुषार कपूर, दोनों ने शादी नहीं की है, और दोनों के बच्चे भी हैं शायद। मालूम है आपको वो बायोलॉजिकल ढंग से कौन क्या तो बोलते हैं आजकल उसको। एक बार एक फिल्म भी आई थी अभी कुछ दिन पहले, IVF। तो वो लोग, उन लोग को लगता है कि भाई शादी जनरली लोग माता पिता प्रेशर क्यों करते हैं बड़े बड़े घर में,
कि नहीं जनरेशन आगे बढ़ना, जनरेशन आगे बढ़ना। तो जनरेशन तो ऐसे भी आगे बढ़ रहा है मेरा बच्चा भाई, जनरेशन आगे बढ़ रहा है। अब इसका मतलब मैं किसी के फाउंडेशन में आ जाऊं और मेरा उससे ना, ऊपर से वो लोग अमीर लोग होते हैं, उन लोग को डर इस बात का रहता है कि बाद में शादी टूटी तो वो जो देना पड़ता है पैसा, प्रॉपर्टी शेयर, उसमें उन लोगों को बड़ा खतरनाक लगता है। और सुने होंगे बहुत बड़ा बड़ा केस हुआ इस देश में, है ना, बिल गेट्स वाला हो गया, ये सब हो गया। तो आप देख लेना, हम लोग तो फिर भी अपने माता पिता के कंट्रोल में है और पुरानी चीजों को समझ रहे हैं। आने वाला 15-20 साल के बाद आप देखिएगा, जो आपका अगला जनरेशन होगा, आपके जो बच्चे होंगे, आप उस समय तक अपना दिमाग खोल के रखो। दिमाग छोटा रखोगे तुम्हें दिक्कत आएगी। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोलना, पहले बताइए। तो ये खोल के रखिए कि आने वाला समय बस अमेरिकन कल्चर आएगा यहाँ पे। बच्चा जन्म लिया, आप उसको पालिए, उसको पढ़ाइए, पढ़ाने के बाद उसको अपना जीवन खुद देखेगा। होता है। हाँ, आप लोग ऐसे नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई हम लोग तो रहेंगे, माता पिता के साथ रहेंगे हम तो। लेकिन अमेरिकन कल्चर में तो मैं देखता हूँ कि बस लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर वही बात घूम फिर के वो डेवलप कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अच्छा, ये सब बातें मैं जितना बोलता हूँ, कितने लोग इस सब में चीज में विश्वास करते हो कि नहीं ठीक है, जिसको जो करना करे, इसमें बुराई क्या है? कितने लोगों को लगता है? जरा हैंड रेज करो, मैं देखता हूँ। और जो लोग नहीं इसमें इत्तेफाक रखते हैं, फिर मैं उसकी तरफ देख के नहीं बोलूंगा ना। अगर उनको ऐसा लगता है, मेरा तो एक चीज मानना रहा है, और ये मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ, स्टूडेंट को। अकेले मैं दुनिया बदल नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे साथ इतने लोग रहेंगे और सब उसी ढंग से आगे चलेंगे तो अपने आप सिस्टम बदल जाएगा। बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? जिसको जो करना है करने दीजिए आप, है ना। आप एडवाइस दीजिए, एडवाइस मानता तो ठीक है, नहीं एडवाइस मानता तो कोई बात नहीं है। सब समझदार है, सब बुद्धि है, सब रोटी चावल ही खाता है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? किसी के ऊपर फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत बुरा है, फाउंडेशन वाली चीजें कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ती है। क्यों? इकोनॉमी लिबरलाइज्ड हुआ तभी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ ना। और जब तक इकोनॉमी लिबरलाइज नहीं था, डेवलपमेंट हुआ? तो लिबरलाइजेशन बहुत जरूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके समय तक में आपके माता पिता उतना लिबरलाइज नहीं की, पर आप अपने बच्चों को जरूर लिबरलाइज करना। करोगे कि नहीं करोगे? कहेगा देखिए हु इज टॉकिंग, लुक हु इज टॉकिंग। शादी के नाम पे भाग रहा है ये आदमी, और हम लोग के बच्चों के सपना देख रहा है कि हम लोग का बच्चा होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट वेंचर डिसएडवांटेज। आइए, अच्छा ज्वाइंट वेंचर कुछ डिसएडवांटेज भी है। हाँ देखिए डिसएडवांटेज आ रहा है ना, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे थे। आइए, क्या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग जब आपस में मिले, आपस में साथ में बिजनेस करें, तो कभी कभी इक्वल इन्वॉल्वमेंट ना हो जाने की वजह से भी क्या ट्रस्ट खो देते हैं लोग, आपस में झगड़ा करने लगते हैं, मामला बिगड़ जाता है। कंपनी समझिएगा, एग्जांपल कंपनी का दे रहा हूं। सारा बच्चा होता है इमोशन में आया हुआ है सब। देखिए फिर वही बात, अच्छे लोग होंगे तो अच्छा होगा, लेकिन उसमें कोई बुरा आ गया ज्वाइंट वेंचर में तो मामला बिगड़ सकता है कि नहीं बिगड़ सकता है? ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस आ रहे ये, हाँ जी, लव मैरिज, और क्या क्या बात कर रहे थे, लिव इन, ये एक मैटर कर जाता है बहुत बार, जानते हैं कल्चरल डिफरेंसेस, है ना। डिफरेंट कास्ट में, डिफरेंट रिलीजन में लोग शादी करें, बड़ी खुशी की बात है, ये होना चाहिए, और सरकार प्रमोट करती है, सरकार भी प्रमोट करती है। अरे छोटे मोटे लोग जो डंडा लेके घूमते रहते हैं रोड पे, उसको थोड़ी सरकार समझोगे तुम यार? सरकार की पॉलिसी बनाने वाले लोग पार्लियामेंट में मिनिस्टर सब हैं। सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? ये दल वल के चक्कर में मत पड़िए, जो दल वल हैं ये सब तो ऐसे ही, ये सब तो अनएम्प्लॉयड लोग हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है तो है, आज उनको आईएएस ऑफिसर बना दिया, जो कोई डंडा लेके घूमेगा? तुम ही सोचो ना, अब कौन आईएएस ऑफिसर डंडा लेके घूमता है, पार्क में जाता है बैगन टांग डे के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन? कोई आईएएस ऑफिसर जाता है? जाते कौन लोग हैं? जो बेरोजगार हैं, घर में बैठे हो, कोई काम नहीं है उसको। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो सुनिए, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि इन सब चीजों को देखते समय आपको ये एक बार सोच लेना चाहिए, कहां तक के कल्चर में आप आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर लोगे, कोऑर्डिनेशन बना लोगे। बहुत बार कल्चरल डिफरेंसेस इतने हाई होते हैं कि बाद में वो डिस्प्यूट बन जाता है और मामला बिगड़ जाता है। बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है? एक फिल्म आई थी 2 स्टेट्स, ये जरूर देखा होगा, मुझे मालूम है तुम लोगों ने। सच से बताइए कितने लोगों ने ये फिल्म देखी 2 स्टेट्स? आलिया भट्ट है और अर्जुन कपूर, ज्यादातर लोगों ने देखी है ये फिल्म। उसमें ये होता है, शायद एक होता है साउथ इंडियन, आलिया भट्ट शायद साउथ इंडियन होती है, और अर्जुन कपूर पंजाबी कल्चर का होता है, और काफी कल्चरल डिफरेंसेस उसमें दिखाए गए और बड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन बाद में जाके फिर वो फिल्म है, सब कुछ सही हो जाता है, अगर आपने वो फिल्म देखी होगी।
तो ये कंपनीज के साथ भी होता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक इंडियन कंपनी है, दोनों का कल्चर अलग अलग है, तो थोड़ा मुश्किल आता है। अगला, क्या काफी सोचना पड़ता है ज्वाइंट वेंचर करते समय कि देखो भाई कल्चरल डिफरेंसेस आएंगे, पता नहीं हमारी सोच का होगा कि नहीं होगा, तो काफी सोच विचार करना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट ये है, याद रखिएगा, सोच विचार के आप बड़ा से बड़ा काम कीजिए, अलग से अलग डिसीजन लीजिए, पर सोच विचार के, बिना सोचे मत कीजिए। डिसीजन मेकिंग मत कीजिए, वेल इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कीजिए। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, पहले बताइए। और उसमें टाइम लगता है, इसलिए आज की दुनिया में भी बहुत लोग, मुझे मैं सबके साथ बैठता हूँ, आप लोग के साथ बैठता हूँ, आप लोग नए न्यू जनरेशन के हो, पुराने लोगों के साथ भी बैठता हूँ, जो मेरे टीचर सब कुछ हैं, या कुछ लोग हैं जो पुरानी सोच के हैं, दोनों को मैं देखता हूँ, दोनों को समझता हूँ। पुराने लोग के समय के लोग आज भी बोलते हैं लव मैरिज सब बेकार होता है, 10 में से 7 लव मैरिज खराब होता है। 10 में से 7 लव मैरिज वो खराब होता है जो अर्ली एज में किया गया है, जो वेल इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग नहीं किया गया। 16-17 साल में सपना देख रहे हैं, गाना गा रहे हैं मन मन में, अब भाग गए, वो फेल होता है। अच्छा, वो फेल होता है कि नहीं फेल होता है? लेकिन जो वेल रिसर्च टीम है, वेल रिसर्च कपल है, जो आपस में काफी बातचीत करके 2-4 साल साथ में रह के चीजों को समझ के, तो वो कहां फेल करता है? नहीं फेल करता है। आजकल अपने घर खानदान में देखिएगा, जितने शादी के कार्ड आएंगे ना, अगर आपकी फैमिली थोड़ा ग्रोइंग टाइप की है, तो मुझे लगता है 10 में से 6-7 तो मिल जाते होंगे कि अलग कास्ट में शादी हो रहा हो। मेरे यहाँ तो खूब हो रहा है। क्या तुम लोग यहाँ एक भी नहीं? तो मेरे यहाँ ही हो रहा होगा शायद। तो मेरे यहाँ तो मैं हर महीने, 2 महीने, 2.5 महीने पर, अब मेरे यहाँ कोई IAS ऑफिसर है, वो IFS से शादी कर रहा है, तो वहां कास्ट देखेगा तुम्हें लगता है कोई? एक IAS और IFS कास्ट देखा जाएगा कभी? एक इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया में, मेरी भांजी, वो अभी शादी की है, वो भी लव मैरिज की है किसी से, वो भी जिससे की है वो इंजीनियर है। तो कास्ट तो पूछने का मतलब ही नहीं बनता। हम लोग शादी में जाते हैं, हम लोग पूछते ही नहीं कुछ भी। अच्छा क्या है, इंजीनियर? अच्छा ठीक, बस। अरे यही होगा ना यार, मुझे कास्ट से क्या करना है? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो कहा सर आपकी कुछ और सोच होगी, हमारे यहाँ तो सबसे कौन कुल का है, और क्या बोलते हैं कुल के अलावा, क्या क्या बोलते हैं? कौन गोत्र का है? मूल गोत्र है, चाबी, जाति। मेरे यहाँ तो अब चूंकि सब पढ़े लिखे लोग मेरे यहाँ ज्यादा हैं, तो अब ये सब चीजों में कोई खास फर्क पड़ता नहीं है ना। और मेरा मानना धीरे धीरे देखना, एक समय आएगा इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? कितने लोगों को लगता है कि इन सब चीजों से फर्क पड़ना चाहिए? पड़ना चाहिए। एक, कितने को लगता है कि नहीं फर्क पड़ना चाहिए सर? अब बाकी लोग जो कहीं हाथ नहीं उठाए, अभी खोजा नहीं है, खोजता हूं फिर बताता हूं। अच्छा, समय के साथ चीजें चेंज होती हैं। मैंने आज पिछली क्लास में बोला था कि कभी भी किसी भी बात को लेके कट्टर नहीं बनना, किसी भी बात को लेकर कट्टर नहीं बनना। कट्टर बनेंगे आपको लास्ट में परेशानी आएगी। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती है ना। मेरे माता पिता मेरे पापा तो बहुत फ्लेक्सिबल हो गए। पापा का जब एज रहा होगा 30-40, तो हो सकता है वो थोड़े रेडिकल होंगे, थोड़े कट्टर होंगे। 40-50 आते आते उनके घर खानदान में उनकी बहुत सारी भतीजे ने शादी कर ली, लव मैरिज। धीरे धीरे हमारे खानदान में जब इतना होने लगा, तो अब ये नॉर्मल हो चुका है। बस पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेरे यहाँ इंपॉर्टेंट ये होता है, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अब भाग भूख के कोई ना करे, ये बड़ा एक रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ, है कि नहीं? भाग भूख के ना करे, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 बार रोकने की कोशिश थोड़ी सी होती है, नहीं समझ रहा कोई बात नहीं, करो, अच्छे धूमधाम से करो। सबका सपना माँ बाप का कि बाल बच्चे का अच्छे से शादी, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोले बताओ। अरे हो गया, ये सब बातों को ज्यादा तालियां नहीं बज रही है आज। अगला, लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, ये भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हाँ जी, शादी कीजिए, लेकिन ऐसे भाषा वाले से शादी कर लिए, समझ ही नहीं रहे। आप यहाँ बोले खाना दो, गाले पागल रहता है का प्यार तो ठीक है, लेकिन खाना भी तो जरूरी है। तो क्या बहुत बार कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं, क्या कंपनीज में भी ऐसे लोगों के बीच में ज्वाइंट वेंचर हो सकता है जो एक दूसरे का लैंग्वेज ना समझे, कम्युनिकेशन दिक्कत आ जाए, तो मामला बिगड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? अनरिलायबल पार्टनर, विश्वास बहुत जरूरी है भाई,
है ना, विश्वास की कमी हो जाती है आजकल, है ना। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए कभी कभी। हाँ अब देखिए क्या होता है, इसमें भी लिखा हुआ, अब जो लिखा हुआ वही पढ़ा रहा हूं तो तुम लोग हंसी क्यों आ रही है। देखो ये लिखा हुआ, कहा लिखा हुआ सर कंपनी के बारे में है, आप वो समझा रहे हैं जो हम समझना चाहते हैं। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि आप किसी को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते हैं, लेकिन उसके पास आपके जैसे 4-5 दोस्त हैं, तो आप 100% दे रहे हैं, वो आपको 100% नहीं दे रहा है, तो इससे मामला बिगड़ जाता है। बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जरूर चेक कीजिए कि आप जिसके ऊपर अपना जान निछावर करने के लिए तैयार हैं, वो भी आप पर जान निछावर करता है या नहीं। बाकी जान वान देने की तो जरूरत ही नहीं, जिंदा रहेंगे तभी सब कुछ रहेगा ना। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखा हुआ है, क्या बहुत सारी कंपनी ऐसी हो सकती हैं जो तुम्हारे साथ ज्वाइंट वेंचर में आई हूं पर तुम्हारे वाले बिजनेस को ज्यादा इज्जत नहीं दे रही हो। जैसे होंडा है, मोटरसाइकिल, यहाँ एरोप्लेन बना रहा हूं, मोटरसाइकिल इज्जत नहीं देगा। इज्जत नहीं देगा तो हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड का तो गिरना तय था। इसका मतलब हीरो और होंडा दोनों उतना ही इज्जत दे हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड को, है ना, जितना जरूरी है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। तो ये बहुत जरूरी है। चलिए अगला, स्ट्रैटेजी फॉर ऑफ ज्वाइंट वेंचर। जब भी आप ज्वाइंट वेंचर का सोचे तो कुछ स्ट्रैटेजी बनाएं, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाएं कहां सर स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम लोग। आइए मैं स्ट्रैटेजी दिखाता हूं क्या करना चाहिए। सीख रहे हो ना, बढ़िया से समझ में आ रहा है सब कुछ। तो कैसे ज्वाइंट वेंचर चुने, चूंकि बहुत लोग हैं, ऑप्शन बहुत है आज, तो उसमें से सबसे अच्छा ज्वाइंट वेंचर कैसे चुनेंगे आप। तो आइए, सबसे पहले यहां से देखिए, आपको प्रोस्पेक्टिव ज्वाइंट वेंचर पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिव का मतलब जिससे ज्यादा चीज मैच करें। तुम कहां की रहने वाली हो, तो मैं बिहार से और वो भी बिहार से। हाँ जो ठीक है, थोड़ा 4-5 लोगों से और पूछा गया, अच्छा और दूसरा कौन, तुम जायसवाल हो, मैं भी जायसवाल। अच्छा ठीक है, बात बन सकता है लग रहा है। तो ऐसे ऐसे, हाँ तुम सीएस हो, मैं भी ओ, और तो आइए कभी खाने पे आइए। तो धीरे 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 क्या है, पहले प्रोस्पेक्टिव का मतलब अपने पैरामीटर्स को पहले सेट कीजिए कि मुझे ये चाहिए। उसके हिसाब से हो सकता है 10 लोग उसमें आ जाए। अब 10 लोग हो गए तुम्हारे प्रोस्पेक्टिव ज्वाइंट वेंचर पार्टनर। आगे अब जरा बताओ, अच्छा एक बात बताइए, जब आपने चुन लिया कि हम इसके साथ ज्वाइंट वेंचर करेंगे, उसके बाद जब भी प्लानिंग करें तो अकेले अकेले प्लानिंग करें या दोनों मिल के साथ में। अकेले थे तुम, अकेले जैसे लाइफ जी रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे साथ कोई और भी है, तो क्या तुमको उसको भी साथ में लेके चलना होगा, एकदम चलना होगा। ये बहुत जरूरी है और ये बहुत इंडियन सोसाइटी को समझने की जरूरत है। मुझे एक कहानी तुम लोग बताया था ना कि मेरे क्लाइंट मुझे बहुत भयंकर डांट दिया था। मैंने जब उसको बोला था कि देखिए ये कंपनी का नाम आपका है, एक बार अपनी वाइफ से भी कंफर्म कर लीजिए कि नाम रहेगा या नहीं। तो बोला मुझे, वाइफ क्या बोलेगी इसमें, क्या बात कर दी है आप। अरे बिजनेस मैं कर रहा हूं तो मैं करूं, वाइफ कहां से आ गई बीच में। मुझे लगता मैंने वाइफ का, मेरे मुंह से वाइफ क्या निकल गई, मुझे मारेगा लग रहा। नहीं, मेरे यहाँ कल्चर ऐसा है कि सबसे पूछते हैं। जैसे घर में कोई भी एक बड़ा सा बिजनेस हो रहा है, भाई बिजनेस खोलने जा रहे थे, बिजनेस का नाम किसके ऊपर होगा, अपने नाम पे रखोगे, अपने वाइफ के नाम पे रखोगे, माता पिता के नाम पे रखोगे, बाल बच्चे के नाम पे रखोगे। तो मैंने इसलिए एडवाइस दिया कि एक बार अपने वाइफ से भी कंसल्ट कर लीजिए कि क्या नाम होना चाहिए, आपको अच्छा थोड़ा सजेशन मिल जाएगा। लेकिन गुस्सा हो गया मेरे पे। तो कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो वाइफ को या और लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अब मेरा मानना है इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, और ये पुरानी प्रथा है। अब आप लोग महाभारत कभी देखे होंगे, 5 पांडव कोई भी डिसीजन लेता था तो द्रौपदी से पूछ के लेता था। अब बताइए 5 पांडव कितने मजबूत थे, अब फिर भी द्रौपदी से पूछते थे। एक बड़ी बात है, एक कॉन्सेंसस बनना मतलब बहुत जरूरी है कि सब लोग, कंसेंसस बनाना बहुत जरूरी है कि सब लोग उसके लिए तैयार हो। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, पहले बताइए आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जरूर करना चाहिए। इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे तो फिर उस केस में क्या होगा कि सब का उतना ही इंटरेस्ट रहेगा जितना आपका है। लेकिन किसी ने ज्यादा, किसी ने कम, तो जो ज्यादा कम रहेगा तो ज्यादा कम के हिसाब से फिर डिवोशन करेगा, ज्यादा कम के हिसाब से फिर क्या होगा आपका, फिर बात बन नहीं पाएगा। तो इक्वल कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। अगला, हाँ आज की दुनिया में ना ये रिटर्न बहुत जरूरी है, लोग बात बहुत जल्दी से बदलते हैं। तो एक रिटर्न एग्रीमेंट हो, ये बहुत जरूरी है ना। अगला, लिमिटिंग द स्कोप ऑफ ज्वाइंट वेंचर, है ना। अच्छा, स्कोप ऑफ ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या, हीरो और होंडा आपस में जब बात किया होगा तो ये बोला होगा सिर्फ मोटरसाइकिल बिजनेस के लिए बस, है ना।
तुम मेरे कार बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साइकिल बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करूंगा। सिर्फ किसके लिए ये? ओनली फॉर मोटरसाइकिल्स। उसके बाद हाँ, ये एग्जिट रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों में से कोई छोड़ना चाहे एक दूसरे को तो छोड़ सके, छोड़ने का पहले से ही प्रॉपर सिस्टम हो। ये नहीं कि गाली गलौज हो रहा है, मारा पीटी हो रहा है, रोड पे खींचा खींची हो रहा है। करते हैं ना लोग, ऐसा नहीं करते हैं लोग। इन सब चीजों में आप लोगों को फिल्म स्टार सबसे सीखना चाहिए। आज साथ हैं, कल नहीं है, कल नहीं है, बेस्ट फ्रेंड हो गए, है ना। और क्या बढ़िया जिंदगी जीते हैं सब लोग। देखो आप लोग को लगता होगा सर ये सब बात क्यों करते हैं, तुम्हारा एज इस तरीके का, तुम्हें मैं गाइड नहीं करूंगा तो माता पिता तो उतने आजकल ओपन नहीं होते हैं, और या कहीं कहीं ओपन होते भी होंगे, और होना चाहिए मेरा मानना है। जो गाइड करे तो कोई तो गाइड करने वाला होना चाहिए। तो मेरा मानना है एग्जिट रूट्स भी होने चाहिए, और ये बना के रखिएगा, है ना, ये बहुत जरूरी है। अगर एग्जिट रूट अच्छे नहीं होंगे तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर आपके साथ रहेंगे, और जब फ्रस्ट्रेट होकर आपके साथ रहेंगे तो मामला बेकार ही होगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? मेरी कोचिंग में कोई भी टीचर, कोई भी स्टाफ हल्का सा इंडिकेशन देता है को छोड़ना चाहता है तो मैं जाओ जाओ जल्दी जल्दी जाओ, क्योंकि उसको रोक के भी फायदा नहीं है। रोकूंगा तो फ्रस्ट्रेट होकर बिजनेस करेगा और खराब करेगा मेरा मामला। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो इस बात का ध्यान रखिए। आगे ज्वाइंट वेंचर जरा बताओ तो कितने तरीके से फॉर्म हो सकते हैं? 2 तरीके से। पहला कौन, दूसरा कौन? चलिए अब सुनिए जरा ध्यान से, यहां पे एक बड़ा अच्छा चार्ट बना हुआ है। जरा बताओ तो ज्वाइंट वेंचर जो इक्विटी बेस्ड होती है, इक्विटी बेस्ड का मतलब जो ज्वाइंट वेंचर के पार्टीज होंगे वो शेयर्स खरीद लेंगे। क्या खरीद लेंगे? शेयर्स। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है उसमें ऐसा कुछ भी होता नहीं है। अब मैं एग्जांपल देता हूं। पहले इक्विटी बेस्ड कितने तरीके से बन सकता है बताओ? कंपनी में वो कैसे इक्विटी में करेंगे? शेयर्स। एलएलपी में कैसे करेंगे? वहां भी याद होगा शेयरिंग और प्रॉफिट रेशियो बनता है, नहीं बनता है। और पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है, तो वो आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल कितने नाम से होता है देखो तो? अलायंसेस, कोऑपरेशन, अग्रीमेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम इक्विटी वाला शुरू कर देते हैं। कौन वाला शुरू कर देते हैं? इक्विटी। इक्विटी ज्वाइंट वेंचर ज्यादा बनते हैं। सुनिए, इक्विटी ज्वाइंट वेंचर का सबसे अच्छा एग्जांपल था तुम्हारा हीरो होंडा। याद है हीरो होंडा में हीरो की होल्डिंग 51% और होंडा की 49%। बोलो इक्विटी था ना। और याद रखना जब भी इक्विटी ज्वाइंट वेंचर बनेगा तो एक नई कंपनी बनेगी, मतलब एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनेगा ही बनेगा। क्या हीरो होंडा में भी एक नई कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम था हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड? बोलो, नई कंपनी बनेगी। अब नई कंपनी में क्या क्या होगा सो देखो। सबसे पहला एक नई कंपनी बना लेंगे। नई कंपनी को ये लोग मनी देंगे और अदर रिसोर्सेज देंगे या जो भी कंट्रीब्यूशन है। जैसे कंपनी बनने के बाद हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड को होंडा ने क्या दिया? टेक्नोलॉजी। हीरो ने क्या दिया? इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर दिया, दे दिया ना। कंपनी स्टार्ट हो गई। कंपनी स्टार्ट होने के बाद अब देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो कंपनी नई बन के आएगी क्या वो एकदम नई कंपनी होगी, डिस्टिंक्ट होगी? और क्या उन दोनों के जो पुराने बिजनेस है वो भी चलते रहेंगे अलग अलग? मतलब बोलो, क्या हीरो साइकिल्स लिमिटेड चल रहा होगा? यस। होंडा कॉर्पोरेशन चल रहा होगा? यस। और हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड एक नई कंपनी भी बन के आ गई। और दोनों ने जितना जितना शेयर्स लिया होगा वहीं तक के लिए वो लाइबल होंगे और वहीं तक के लिए वो राइटफुल होंगे। यही होता है ना। लिमिटेड लाइबिलिटी होगी ना, तभी ना वो कंपनी बना रहे हैं। कंपनी बना ले, एलएलपी बना ले, उस समय क्या चीज का फायदा होगा बताओ? लिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा एक बात बताइए, अभी तुम लोग को सब ये पहले ही पढ़ा चुका हूं। ये जैसे हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड ने मोटरसाइकिल बनाया तो मोटरसाइकिल का ओनर कौन माना जाएगा? हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, वो अलग बात है कि हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड के ओनर कौन बन जाएंगे? पार्टीज। नहीं बताया था तुम्हें मैंने कि जो बिजनेस हो रहा है, नया बिजनेस का मालिक नया कंपनी। अब वो अलग बात है कि नए वाले कंपनी का मालिक कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब ज्वाइंट वेंचर के कॉन्स्टिट्यूएंट। कैसे? थ्रू शेयर्स। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन क्या हीरो साइकिल लिमिटेड, होंडा कॉर्पोरेशन क्या डेली आके तंग कर सकता था हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर को? ना, क्योंकि हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड एक डिस्टिंक्ट कंपनी है। क्या है? डिस्टिंक्ट कंपनी। डिस्टिंक्ट मतलब अलग। उसके बाद ये जो पार्टीज टू द ज्वाइंट वेंचर है ये आपस में अपना बात कर लेते हैं, क्या पर्पस रहेगा, क्या फंक्शन रहेगा, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, कितना सबका आपस में शेयर रहेगा, मैनेजमेंट कैसे होगा, ऑपरेशन कैसे होगा, कितने साल के लिए होगा, टर्मिनेशन कैसे होगा, ये सब आपस में ये लोग लिख लेते हैं वही ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट के अंदर। उसी के हिसाब से सब कुछ चलता रहता है। अच्छा, इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर कितने तरीके से हो सकता है? पहला, कंपनी खूब चलता है,
कंपनी तो इक्विटी ज्वाइंट वेंचर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, नहीं है? एक नई कंपनी बनाइए और दोनों पार्टी उसकी क्या बन जाइए? शेयर होल्डर। क्या बन जाइए? शेयर होल्डर। दूसरा, एलएलपी भी चलता है। एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, जानते हैं आप। एलएलपी में आप पार्टनर बनिए और पार्टनर बन के आराम से उसको चलाइए। ट्रस्ट अलाउड नहीं है। ट्रस्ट बना के आप जो सोचेंगे ज्वाइंट वेंचर कर लें, इंडिया में तो चलो हो भी जाए, लेकिन फॉरेन लोग इंडिया में ज्वाइंट वेंचर का बनाना चाहते हैं तो उनके लिए कंपनी और एलएलपी या पार्टनरशिप है, ये नहीं है। जो यहां लिखा हुआ ना, अब फॉरेन कंपनी इज नॉट अलाउड टू यूज ट्रस्ट। इन्वेस्टमेंट व्हीकल भी बहुत सारे हैं, बताओ तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल में कुछ का नाम, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये सब चैप्टर है तुम्हारा सिक्योरिटी लॉ में। ये सब तुम्हारा क्या है? चैप्टर है सिक्योरिटी लॉ में। तो इन सब का तो रेगुलेटर सेबी है। कौन है रेगुलेटर? सेबी है। तो सेबी तो इनको अलाउ करता है कि आप ये जो पीआरओआई, पीआरओ का मतलब फॉरेनर, पीआरओए का मतलब फॉरेन पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का मतलब फॉरेनर, फॉरेनर इन सब में पैसा लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि प्रॉपर्ली वो रेगुलेटेड है। पर ट्रस्ट में नहीं लगा सकते। किसमें लगा सकते? ट्रस्ट में। अदर एंटिटीज भी अलाउड नहीं है। इसका मतलब देखा जाए तो तीन ही हो गया, कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया और इन्वेस्टमेंट व्हीकल हो गया। बस बोलो कौन कौन हुए? तीन। पहला बोलो, दूसरा, तीसरा, बस इतना ही अलाउड है। अब आइए कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर। कॉन्ट्रैक्चुअल थोड़ा ना शॉर्ट टर्म होता है, नहीं समझे? अब कॉन्ट्रैक्चुअल का एग्जांपल देता हूं, सुनो सुनो सुनो। जैसे 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 सुना होगा, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का फिर से उसको बनाया जाना है। एक तो दिल्ली रेलवे स्टेशन हर 5 साल में नया बनता है और आज तक ठीक से बन नहीं पाया। तुम देखना, हमेशा नया नया बनाया जाएगा उसको और होता कुछ नहीं है। लेकिन इस बार मैंने सुना है कि शायद बहुत ही बड़ा बनाने वाला है? हाँ, नहीं बहुत बने सच में। अब शायद टेंडर वेंडर भी निकल गया, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आता है। अब मैंने कल ही न्यूज में देखा, शायद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मैं भी सपोर्ट करूंगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंट वेंचर बनाएगा। तो ये ज्वाइंट वेंचर जो बनाएगा सिर्फ शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, किसके लिए? सिर्फ रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए। रेलवे स्टेशन बन के कंप्लीट हुआ, ज्वाइंट वेंचर हो गया, खत्म। नहीं समझे आप? इसी तरीके से रोड बनाने के लिए, इसी तरीके से तुम्हारा जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, सुने हो तुम लोग? कब हुआ था? 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। तो 2010 में भी मैं पढ़ा रहा था। अब मुझे आज तक याद है कि उस समय हल्ला फैलता था भारत में, र्यूमर खूब फैलता, दिल्ली में तो खूब, यहाँ आदमी बहुत है ना र्यूमर फैलाने के लिए। क्या र्यूमर फैला? सारी कोचिंग को बंद कर दिया जाएगा 2 महीने तक। अब मेरा डायरेक्टर चैप्टर आने वाला था उस समय। मैं कहा मेरा क्या हाल होगा, मेरा क्या हाल होगा, डायरेक्टर चैप्टर आने वाला है ना, और ये हो जाएगा। खूब हल्ला फैला, नोटिस आ गया है बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को। मैं उस समय कोचिंग छोटा था, तो नोटिस आ गया। अब कुछ नहीं हुआ। और उस समय ना अलग से लेन बना दिया गया था दिल्ली में। कॉमनवेल्थ गेम वाले अलग लेन से चलते थे, अभी भी कहीं कहीं CWG लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, है ना। और हम लोग जो लोकल लोग थे, हम लोग अलग अलग लेन से चलते थे। और उसी समय दिल्ली को एकदम खूब सुंदर, खूब साफ सुथरा किया गया था। उसके बाद आज तक नहीं हुआ। फिर कोई गेम होगा तभी साफ होगा, ये है ना। कोई गेम होने वाला है क्या? 24 बजे में कौन सा गेम होने वाला है? ओलंपिक, पूरा ओलंपिक, मेन ओलंपिक नहीं भाई, पहले तो पैरा ओलंपिक या कोई छोटा ओलंपिक वाला कुछ होगा, या मेन ओलंपिक भी हो सकता है, मुझे तो नहीं पता। मोदी है तो मुमकिन है? ओलंपिक हो गया तो ओलंपिक तो बहुत बड़ी चीज है। एशियन ओलंपिक होने वाला है तो दिल्ली में होने वाला है। इंडिया में तो दिल्ली में कुछ ना कुछ तो होगा ही उसका, दिल्ली में तो जरूर होगा, क्योंकि ऐसे ही उसके कॉमनवेल्थ के चक्कर में बहुत सारा स्टेडियम बना लिया ये लोग। देखो कहाँ स्टेडियम, एक तो उसका नाम ही रखा कॉमनवेल्थ विलेज। और यहाँ पे ये तुम्हारा अक्षरधाम मंदिर के पीछे तुम देखोगे बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स बने हुए हैं, है ना। तो वो सब तैयारी है, तो इंडिया में तो आराम से हो सकता है। तब फिर जाके मुझे लगता है कि दिल्ली फिर साफ होगी, उससे पहले नहीं। या भगवान बारिश कर करके साफ कर देते हैं। इस बार तो बारिश देख ही रहे हो, हद हो गया। लेकिन नहीं, दिल्ली में आज तक इतनी बारिश नहीं हुई, है ना। चलिए, तो कॉन्ट्रैक्चुअल में कोई कंपनी नहीं बनती है, बस एक छोटा मोटा काम है, आओ भाई हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अब छोटा मोटा काम कंप्लीट करके निकल लिए।
तो क्या लगता है तुम्हें, कोई लंबा चौड़ा होता होगा या छोटा मोटा काम होता होगा? इधर छोटा मोटा काम ही होता है। आइए सबसे पहले बताइए, कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर लोग कब बनाते हैं? तो सुन लो, इधर देख लो, इधर देखो। जब ऐसा लगता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी की जरूरत नहीं, मतलब कोई एक नई कंपनी बनाने की, नया पार्टनरशिप या नया एलएलपी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट से काम हो जाएगा। किससे काम हो जाएगा? सिर्फ एग्रीमेंट से ही काम हो जाएगा। या बनाना चाहते हैं पर बनाना फीजिबल नहीं है। फिजिबल समझते हैं आप? फिजिबल का मतलब पॉसिबल, मतलब किसी वजह से लग रहा है अभी पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जांपल 4 दिन के बाद ही काम होना है, अब 4 दिन में तो कंपनी बनने से रही। अब समझ में आ गया? तो ये प्रैक्टिकल नहीं। उसके बाद क्या यहां पे ऐसा होता है कि बिजनेस एंटिटी का ओनरशिप शेयर होगा, ये सब कुछ होगा? ना, कुछ नहीं होगा। कोई बिजनेस नहीं, बस एक काम छोटा मोटा होना है, उसके लिए 2 पार्टीज आपस में मिलेंगे, अब वो काम करेंगे साथ में मिलके। बस तुम लोगों ने देखा होगा, ये बिल्डर विल्डर आपस में मिल जाते हैं और बिल्डर विल्डर मिलके बिल्डिंग बना के निकल लेते हैं साथ में। देखा बहुत बार बिल्डर सबको। उसके बाद बताइए, तो कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर कब लोग यूज करते हैं? जब नैरो टास्क हो। नैरो का मतलब बहुत बड़ा टास्क है, छोटा मोटा? तो नैरो का मतलब लिखो छोटा मोटा। ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी ब्रॉडर एक्टिविटी या लिमिटेड एक्टिविटी? छोटा मोटा काम है, ठीक है। समझ में आ गया? हम लोग भी तो छोटा मोटा काम बहुत बार ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं आपस में, है ना। जैसे कोई काम करना है, अकेले नहीं हो पा रहा तो किसी को बुला लिया साथ में, हम मिल के कर लिए। करते कि नहीं करते? अच्छा, ये क्या बहुत दिनों के लिए होता है या कुछ ही दिनों के लिए होता है? लिमिटेड टर्म, बहुत कम दिनों के लिए होता है। और ये तब जानबूझ के बनाया जाता है जब ऐसा लगता है कि जिस कंट्री में हम ज्वाइंट वेंचर करने जा रहे हैं, क्या पता वो लोग बोलते हो कि नहीं भाई, हमारे कंट्री में आप हमारे एसेट के ऊपर ओनरशिप रख नहीं सकते। तो ओनरशिप रख नहीं सकते तो इसका मतलब, आज मान लो एग्जांपल, सुनो, देखो इधर, देखो, मान लो भारत में अगर ऐसा लॉ होता कि यहाँ जापानीज यहाँ के एसेट पर ओनरशिप क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड पे होंडा कभी भी शेयर होल्डर नहीं बन पाता, क्योंकि शेयर होल्डर तो ओनर होता है। समझ में आया? तो इसलिए हो सकता है कि ऐसे कंट्रीज में जहां की कंट्री बाहर वाले को अपने यहाँ ओनरशिप देना नहीं चाहते अपने प्रॉपर्टी पे, तो वहां पर भी कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। क्या होता है वहां पर? बस कॉन्ट्रैक्चुअल, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, काम किया, प्रॉफिट हुआ, आपस में बांट लिया, निकल लिया। ठीक है, चलिए। उसके बाद मैंने बता दिया, यहाँ कोई कंपनी उम्पनी बनेगी या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा? बस एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, बस स्टैम्प पेपर पर बन गया ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, बस, और कुछ नहीं। ठीक है। और जरा इसका कुछ एग्जाम्पल बताओ। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, नो हाउ एग्रीमेंट, टेक्निकल सर्विसेज और टेक्निकल असिस्टेंस एग्रीमेंट, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, ये सब कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके? कॉन्ट्रैक्चुअल ज्वाइंट वेंचर के। और इक्विटी वाले का क्या क्या एग्जाम्पल था? कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट तो नहीं ना, अलाउड नहीं किया ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये था ना। आगे चलिए, एक चीज है यहां पे, जरा हेडिंग बोलो जोर से। अब थोड़ा फेमा पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, हल्का सा फेमा है बस, ठीक है। ऐसे तो मॉड्यूल सेकंड में पूरा फेमा है, पर हल्का सा फेमा। इस चैप्टर में भी एक और चैप्टर भी आएगा, उसमें ना आएगा ज्वाइंट वेंचर या कोलैबोरेशन आउटसाइड इंडिया वाला आएगा, उसमें भी फेमा आएगा फिर से। तो अभी है 3-4 चैप्टर एसबीसी में, अभी तुम्हें ऐसा मिलेगा जो थोड़ा दुख पहुंचाएगा तुमको। देखिए, एफडीआई पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है कि कौन कौन से लोग यहाँ ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं भारत के बाहर से। तो भारत के बाहर से देख लीजिए, सबसे पहले जो पाकिस्तान की कोई सिटीजन है या एंटिटी है, उनको बोला है कि आप भारत में तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या लें? अप्रूवल लें। अप्रूवल के बिना आप 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा, आप इन्वेस्टमेंट कहां नहीं कर सकते? आप डिफेंस में नहीं कर सकते, स्पेस में नहीं कर सकते, एटॉमिक एनर्जी में नहीं कर सकते, या वो सेक्टर्स में नहीं कर सकते जिसको एफडीआई के लिए मना किया गया है। जो बच्चा एफडीआई पढ़ता है उसको मालूम है, रियल एस्टेट ये सब कुछ है तो जिसमें मना है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल लगता है। और सबसे अजीब बात है कि पाकिस्तान हमें एफडीआई से बड़ा अजीब लग रहा है, पाकिस्तान से हम एफडीआई लेंगे। दूसरा, जो बांग्लादेश के एंटिटीज हैं या सिटीजन्स हैं, वो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बोलोगे सर पाकिस्तान बांग्लादेश को तो लगभग एक जैसा ले लिया, नहीं, पाकिस्तान पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, बांग्लादेश पे बोला है बस अप्रूवल लेना है, पर तुम्हारे लिए कोई सेक्टर प्रोहिबिटेड नहीं है, तुम पाकिस्तान के मुकाबले तो ज्यादा सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। और ऐसे भी बांग्लादेश तो देखा जाए तो इंडिया के साथ ही है लगभग, अब इंडिया के साथ अच्छा ही रिलेशन चल रहा है ना, और बांग्लादेश छोटा कंट्री होने के बावजूद बहुत डेवलप कर रहा है, सुना होगा तुम लोगों ने, उनका शायद जीडीपी की कौन कौन चीज बहुत इंडिया से भी अच्छा हो गया है। तो आप समझिए बांग्लादेश काफी डेवलपमेंट कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, नेपाल और भूटान, जानते हैं नेपाल और भूटान? आप में से कोई बच्चा नेपाल का है क्या? मेरे हर बैच में 4-5 बच्चा नेपाल का मिलता ही था मुझे, इस बार तो खैर अभी नहीं होगा, है ना। नेपाल का मतलब नेपाल में रहते हैं पर हैं इंडिया के, उसको मधेशी बोलते हैं, सुना है आप लोगों ने कि जो लोग इंडियन नेपाल में बस गए हैं उसको क्या बोलते हैं? मधेशी। तो मधेशी लोग तो बहुत आते हैं यहाँ पे, दिल्ली में आते हैं और सीए का कोर्स करते हैं, सीएस का कोर्स करते हैं, यहाँ आते हैं वो लोग। तो नेपाल और भूटान को तो बहुत अच्छे से अलाउ किया है, कहा यहाँ के जो भारतीय वहां रहते होंगे, पहला बॉक्स अलग बनाओ, ये किसके लिए बताओ, नेपाली भूटानी के लिए है या ये इंडियन है? इंडियन है पर रह कहां रहे हैं? नेपाल या भूटान में, पहला नंबर ये। दूसरा, अब आ गया नेपाली भूटानी, सिटीजन आ गए ना, सिटीजन ऑफ नेपाल एंड भूटान। तो ये लोग आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं भारत में, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि एक तो रिपिटेशन बेसिस पर आप ले जाएंगे, रिपिटेशन बेसिस अभी तुम समझोगे नहीं, ये अभी फेमा का वर्ड है ना। रिपिटेशन बेसिस का मतलब है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर करेंगे वो इन्वेस्टमेंट आप जब वापस लेके जाएंगे तो सरकार के कंट्रोल में रहेगा, वो सरकार को दिखा के वापस लेके जाएंगे, तो लगाएंगे भी सरकारी रूट से, ले जाएंगे भी सरकारी रूट से। उसके बाद आप नेपाली वाला करेंसी और भूटानी करेंसी का हालत तो बहुत खराब है, तो वो उसमें मत इन्वेस्ट कर देना, तो और हालत खराब हो जाएगा हम लोग का। तो तुम लोग इन्वेस्ट करोगे तो किसमें करना? फ्री फॉरेन एक्सचेंज, फॉर एग्जाम्पल यूएसडी और यूरो, फ्री फॉरेन एक्सचेंज समझते हैं? जैसे डॉलर है ना, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कन्वर्ट हो जाता है, पर जानते हैं इंडियन रुपये हर जगह कन्वर्ट नहीं होता है। आप फंस जाएंगे बहुत कंट्री में जाके, मालूम नहीं आप इंडियन रुपीज लेके जाओ, अब वहां वो समझेगा नहीं इंडियन रुपीज, तो कोरा कागज समझ लिया तुम्हारे पैसे को, तो कन्वर्ट ही नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आप पहले क्या करो, दिमाग क्या लगाओ, फॉरेन जो तुम्हारा फॉरेक्स मैनेजमेंट है ना, उसमें ये सब पढ़ाया जाता था हम लोग के समय में, कोर्स बहुत ज्यादा था फॉरेक्स, अब तो तुम लोग का बहुत कम हो गया। एफएम नाम का एक सब्जेक्ट है मॉड्यूल सेकंड में, उसमें फॉरेक्स मैनेजमेंट अब है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो फॉरेक्स मैनेजमेंट में हम लोग को यही सिखाया जाता था कि अगर हम इंडियन है, अब मालूम चला कोई कंट्री का नाम बताओ, तो ऐसे कंट्री का नाम बताओ जो नहीं जानते होंगे ज्यादा लोग, हैं? कहा सर कोई नहीं जानता होगा तो हम कैसे जानते होंगे? ओमान तो बहुत लोग जानते हैं। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट कंट्री का नाम है या बुडापेस्ट ऐसी जगह तो है? और बोलो, अंगोला सच में है या ऐसे मुंह से निकाल रहे बोले कुछ भी, है ना? चले अंगोला है, मान लो अंगोला, अंगोला में हम इंडियन रुपीज लेके चले गए, तू तो नहीं समझा, अब उन्हें क्या ऐसे कर रहा हो। तो सुनिए, आपको क्या करना चाहिए, अंगोला जाने से पहले इंडियन रुपीज को यहाँ डॉलर में कन्वर्ट करा लीजिए और डॉलर लेके जाइए। डॉलर पूरे दुनिया में सब समझता है और सब जगह कन्वर्ट होता है। तो आप देखिए, इसलिए बोला जो नेपालीज है या भूटानीज, भूटान में शायद रुपया ही बोलते हैं या नेपाली में शायद रुपया ही बोलते हैं, रुपया ही बोलते हैं ना, नेपाली रुपीस ऐसे बोलते हैं। तो ये सब सुनिए, इसमें मत दीजिए पैसा, क्योंकि वो फ्रीली कन्वर्टेबल नहीं है, उसका फॉरेन एक्सचेंज हम रिजर्व ज्यादा करके भी क्या करेंगे, बर्बाद ही जाएगा। अच्छा बताइए, हर कंट्री क्या चाहती है, ज्यादा क्या जमा करें, नेपाली रुपया ज्यादा जमा करेंगे, डॉलर ज्यादा जमा करें, डॉलर यूरो ये सब ना, तो इसलिए बोला उसमें, और तो वो भी मैंने बता दिया थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। क्योंकि अच्छा नॉर्मल बैंकिंग चैनल क्यों, क्योंकि नेपाल भूटान से लोग पैदल भी घुस जाते हैं इंडिया में, तो मालूम चला कि बैग में पैसा लेके आ गए, तो बताइए, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो गया ना, हम पता कहाँ कर पाएंगे, तो अनअकाउंटेड मनी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए उसके बाद आगे एक होता है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। क्या होता है फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर? तुम लोग अभी जानते नहीं हो, है ना, सिर्फ सुन लो, याद कर लेना, फेमा भी पढ़े नहीं हो, ना सिक्योरिटी लॉ पढ़े हो तुम। तो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर जो इंडिया में रजिस्टर्ड है,
वो 100% पैसा लगा सकता है कहां? इंडियन कंपनी में अंडर ऑटोमेटिक रूट। और वो भारत में एक डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी बना सकता है। ये सब उनको अलाउ किया गया है। बाकी एफडीआई पॉलिसी एक बार उनको देख लेना है, जो सेक्टरल कैप है वो भी देख लेना है, क्योंकि आपको याद होगा बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां 100% एफडीआई अलाउड नहीं है। अब बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे 100% एफडीआई अलाउड है। अभी कुछ दिन पहले पता नहीं कौन से सेक्टर में एफडीआई और खोल दिया है। न्यूज नहीं देखते हो क्या तुम लोग? अभी कौन तो शायद टेलीकॉम में ही खोल दिया है, कि इंश्योरेंस बिजनेस में खोल दिया है, कि शायद 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है ना। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे 100% एफडीआई है, तो जहां 100% एफडीआई आप 100% पैसा लगा देना उस कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां 100% एफडीआई अलाउड नहीं है, 20% ही अलाउड है कहीं मान लीजिए, तो फिर आप 20% ही लगा पाएंगे, उससे ज्यादा लगा नहीं पाएंगे। अब आइए एफआईआई, आजकल उसका नाम बदल गया है, उसका नाम एफपीआई हो गया है। जो बच्चा मॉडल सेकंड पढ़ा उसको मालूम है ये बात। बताओ तो एफपीआई का फुल फॉर्म? पूरा नाम खराब करो मेरा मॉडल सेकंड वाला सब। एफपीआई नहीं पढ़ाया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 3 कैटेगरी के होते हैं। कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट चैप्टर में पढ़ाया था कि एफआईआई का नाम बदल गया। अब नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, ये तो पता चल गया मुझे। कितने बच्चे मॉडल सेकंड में भी आते हैं इसमें से? मॉडल सेकंड में तो कम ही, अच्छा कम ही आते हैं अभी, ओ इस वजह से ये हाल है। चलिए तो सुन लो, जब से सीएचडब्ल्यूटी आया ना, बच्चा सब एक मॉड्यूल वाला ज्यादा हो गया। पहले ना पुराने वाले में क्या होता था, 2-2 मॉड्यूल बच्चा देता था। अब एक इसलिए देता है, सुना है 4-5 महीने में तो फर्स्ट मॉड्यूल आया, एक मॉड्यूल आया था। आजकल बच्चा सीएचडब्ल्यूटी पास किया, 5-6 महीने में ही एक मॉड्यूल दे देता है। और पहले कम से कम 1 साल का गैप हो जाता था, तो 1 साल में बच्चा 2 मॉड्यूल का तैयारी करता ही था। अब आजकल एक ही मॉड्यूल देखता हूं मैं, सीएचडब्ल्यूटी पास किया, तुरंत 5-6 महीने के बाद अगला अटेम्प्ट एग्जीक्यूटिव का है, एक ग्रुप दे दिया। और उस समय होता था कि 1 साल का गैप बीच में हो जाता था। सुनिए, तो सबसे पहले एफआईआई को कहा है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप 10% पैसा लगा सकते हैं किसी भी कंपनी में। और अगर आप अग्रीगेट लेके आ रहे हैं, अग्रीगेट मतलब आप एफआईआई हैं और बहुत लोगों का पैसा मिल के लगा रहे हैं, तो कितना लगा सकते हैं आप? 24% पैसा इंडिया में लगा सकते हैं। बाकी 24% को आप बढ़ा भी सकते हैं थ्रू सेक्टरल कैप। जैसे किसी सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउड है, तो फिर 100% हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा वो कि 90% अलाउड है, तो फिर वो क्या हो जाएगा 90%। प्रोवाइडेड इसके लिए 2-3 रिक्वायरमेंट है। पहला बीआर पास करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, और फिर आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 लिख दो, 1 2 3। अगर ये 1 2 3 हो गया तो उन सेक्टर्स में जहां 24% से ज्यादा एफडीआई अलाउड है, आप 24% से ज्यादा भी कर पाएंगे, प्रोवाइडेड ये 3 जगह से क्या ले लें? अप्रूवल ले लें। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। चलिए हेडिंग बोलो, इसका फोटो खींच लो बस। ये थोड़ा ऐड कर दिया मैंने, थोड़ा ही सा ऐड किया बस, ज्यादा नहीं। क्या पता ये पूछ ले। अब तो ज्यादा नहीं बचा होगा। पेज उल्टाने वाले एक्सपर्ट सब देखो, बस एक पेज। 4 बजे तक का ऑब्जेक्टिव है मेरा। 3:30 का रखूं ऑब्जेक्टिव, 4 का नहीं रखूं। चलिए तो देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब तुमने देखा था कि इक्विटी बेस्ड में पहले सिर्फ कंपनी और फर्म होता था, अब एलएलपी भी घुस गया बीच में। तो क्या एलएलपी भारत में एक नया कॉन्सेप्ट है? अरे कंपनी के मुकाबले तो नया ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक बात बताओ, तुमको कभी ज्वाइंट वेंचर बनाना हो तो तुम कंपनी को प्रेफर करोगे या अब एलएलपी को प्रेफर करोगे? अगर छोटे लेवल का ही ज्वाइंट वेंचर बनना, बड़े लेवल का है तो तुम्हें कंपनी बनाना चाहिए, लेकिन छोटे लेवल का है तो तुम किसको प्रेफर करोगे? कंपनी को प्रेफर करोगे या एलएलपी बनाना चाहोगे? क्यों? खा चुके आप ये पढ़ाने वाले हैं, जो आप पढ़ाएंगे वही अच्छा होगा आपके लिए। बोलो, आंखें फाड़ फाड़ के जो आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हो ना। कंपनी बनाओगे, बनाने में बड़ा झंझट, कंपनी बंद करने में बहुत झंझट, कंपनी चलाने में बहुत झंझट, बहुत सारा लीगल कंप्लायंसेस है। लेकिन एलएलपी अगर बना लोगे तो इजी टू स्टार्ट, इजी टू एग्जिट। बोलो, अब फायदा तो वही है। कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी,
और एलएलपी में भी सेपरेट लीगल एंटिटी। तो अगर सेपरेट लीगल एंटिटी दोनों जगह मिल ही रहा है और कम खर्चा वाला एलएलपी है, तो क्यों ना हम एलएलपी बनाए? नहीं समझ में आया लोग को। चलिए, तो सबसे पहले बताइए, क्या एलएलपी में एक अच्छी बात है कि सिंप्लिसिटी है? क्यों सिंप्लिसिटी है? एक तो सिंपल है और फायदा पूरा है। तुम कंपनी क्यों बनाते हो? लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा लेने के लिए ना। तो लिमिटेड लायबिलिटी तो कहाँ है? एलएलपी में भी है। और एक अच्छी बात है कि कंपनी उतनी सिंपल नहीं है जितना सिंपल कौन है? एलएलपी। तो क्या एलएलपी अब एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बन सकता है फॉरेन कंपनी और एक इंडियन कंपनी के बीच में? इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी दोनों क्या करे? दोनों मिलके क्या बना ले? जैसे पहले बना था हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड, तो अभी लोग बनाता हीरो होंडा एलएलपी, तो भी काम चल जाता। और छोटा बिजनेस होता तो चल जाता, बड़ा होता तो नहीं चलता। पर छोटे में क्या हीरो होंडा एलएलपी बना के भी वो लोग काम कर सकते नहीं कर सकते थे? पहले बताइए, है ना? अब देखो क्यों, क्या क्या फायदा है। एक तो इजी टू वाइंड अप, जहां पर्पस ओवर हुआ बस तुरंत इसकी वाइंडिंग अप हो जाएगी। लेकिन याद है कंपनी का वाइंडिंग अप में 5-6 साल का टाइम लग जाता है। दूसरा, ये फायदा तो वही कंपनी वाला मिलेगा, दोनों पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। ऐसे ही कंपनी में भी होता है। तो फायदे कंपनी वाले पूरे, लेकिन सिंपल प्रोसेस। तो ज्यादा अच्छा तो मुझे लगता है एलएलपी है, प्रोवाइडेड कि बिजनेस छोटा हो। बड़े बिजनेस के लिए तो कंपनी ज्यादा अच्छा होता है। जरा बताइए, तो कंपनी को कंपेयर करें एलएलपी से इस मायने में कि एलएलपी कितना ज्यादा अच्छा है कंपनी से। तो बताओ तो कितना ज्यादा अच्छा कैसे हो? एक तो लो कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट ज्यादा होता है। दूसरा, रूल्स ऑफ मैनेजमेंट, गवर्नेंस, ये सबसे पार्टनर्स के आपसी एग्रीमेंट से चलता है। लॉ बीच में ज्यादा इंटरफेयर करता नहीं है। याद होगा एलएलपी एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एलएलपी एग्रीमेंट। अब तो तुम लोग के हाथ में इतना भी ताकत नहीं रहा कि लिख दो वहां एलएलपी एग्रीमेंट। मैं समझ रहा हूं कहां हाथ नहीं उठ पा रहा होगा। जैसे मैंने बोला लिखो, कुछ बच्चे तो इतना वो हो गया, कहां है मेरा हाथ? तुम लोग का 2 बजे के बाद स्थिति बहुत खराब रहती है। तुम लोग को देखता हूं मैं, 2 बजे के बाद अजीब एक्ट करने लगते हो तुम लोग। पहले मैं सुबह सुबह क्लास में मैं नहीं बोलता फिर भी लिख लेता सब, और अभी आपने बोला कहां जो लिखूंगा। क्या आपको यहाँ एलएलपी एग्रीमेंट नहीं लिखना चाहिए था? आगे, अच्छा एक बात बताइए, कंपनी में जैसे डायरेक्टर्स अलग से होते हैं, लेकिन एलएलपी में एक अच्छी बात है, पार्टनर्स ही मैनेज भी कर सकते हैं। क्या नाम लेके? डेजिग्नेटेड पार्टनर, याद होगा, डीपी याद है ना? कोई दिक्कत? जो लिखा हुआ है पार्टनर्स कैन बी, हाँ, तो मुझे लग रहा है ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ है। ये बोलना चाह रहा होगा, रुको मैं गड़बड़ को ठीक करता हूं अभी। सीधे सामने सामने कहां से आएगा ये तो खुले आम मैं बोलता हूं कि मैं अपना नोट्स कहां से बनाता हूं, और मिल भी जाएगा। ये इस लाइन में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत था। 3:30 बजे का बोल रहे थे ना तुम लोग, अभी बजाता हूं 3:30 हो गए, 3:30 बज गए। चलो बताओ क्या 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 क्या, ये भी उठा लूंगा तो कंट्रोल सर्च में आ जाना चाहिए। नहीं, ये तो पहले से खुला हुआ जी। हाँ, कौन क्या क्या बोल रहा है? क्या बात हो रहा है? मेरे से बात करो। तो आपसे बात करने वाला थोड़ी है सब। हाँ, ये लो देखता हूँ आता है कि नहीं। आ गया ना? नहीं, ये सही है। इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग को थोड़ा सा वाइडर करना पड़ेगा। पहले तुम पढ़ो एक बार। ये जानते हो क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो एलएलपी है, एलएलपी में भी आप पार्टनर बना सकते हैं। किसको? कंपनी को। अच्छा, एलएलपी का पार्टनर कंपनी बन सकती है? याद होगा हम लोग एलएलपी जब पढ़ रहे थे, वहां था हु कैन बी ए पार्टनर इन एलएलपी, तो उसमें आता था इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी। भूल गए शायद तुम लोग। तो एक बात बताइए, तो क्या इस केस में ये हो सकता है कि जो कंपनीज को जोड़ना चाहें तो आप कंपनीज को भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब एलएलपी को बहुत छोटा ना समझें। एलएलपी के अंदर कंपनी भी क्या बन सकती है? पार्टनर। तो ऐसा हो सकता है कि भारत में एक एलएलपी बनता
हीरो होंडा एलएलपी और उसकी दो पार्टनर, हीरो साइकिल्स लिमिटेड और होंडा कॉर्पोरेशन। तो दो कंपनीज इसकी पार्टनर। बोलो, पर याद होगा तुम्हें, जब सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन पार्टनर होते हैं तो उनको नॉमिनेट करना पड़ता है इंडिविजुअल, जो बनता है डीपी। भूल गया ये लोग, याद है ये वाला जब मैंने बताया था कि अगर एलएलपी के सारे पार्टनर्स क्या निकल गए, आर्टिफिशियल पर्सन, तो उनको कम से कम डीपी के लायक तो इंडिविजुअल नॉमिनेट करना पड़ता है। उसमें से भी एक याद होगा, रेजिडेंट होना चाहिए। तो ये बता रहा है बाय दिस देयर इज अ डिवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मतलब ओनर वाले लोग अलग और मैनेजमेंट करने वाले लोग अलग। जो कंपनी में होता है वही एलएलपी में भी हो सकता है। आगे, लो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। क्यों? कंपनी का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है और एलएलपी का बहुत कम है। चलिए, ज्वाइंट वेंचर के लिए बताओ तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? बेसिकली दो डॉक्यूमेंट। एक तो शुरुआत में जब बात ही हो रहा हो तुम लोग का आपस में, तो वहां एक एमओयू बनता है। क्या बनता है? एमओयू। शुरुआत में एमओयू बनता है कि हम लोग आपस में तैयार है ज्वाइंट वेंचर करने के लिए। एमओयू समझते हो क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें समझ में आया? होता क्या है? नॉर्मल ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से एक कदम आगे, पर पूरे के पूरे लीगल कॉन्ट्रैक्ट से एक कदम पीछे। ये होता है एमओयू। मतलब एमओ, अगर तुम नॉर्मल ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस करोगे, जैसे आपस में बात कर लिए, चलोगे काम करेंगे साथ में, हाँ, इससे तो कोई आदमी बात में ना भी भूल सकता है। एमओयू राइटिंग में होता है, हाँ, पर उतना लीगल बाइंडिंग वाली लाइंस उसमें होती नहीं है। जैसे आईसीएसआई का इग्नू के साथ एमओयू है, क्योंकि ना तो आईसीएसआई लीगली बाइंड कर सकता है इग्नू को, और ना इग्नू आईसीएसआई को लीगली बाइंड कर सकता है। लेकिन सिर्फ ऑफर एक्सेप्टेंस वाला भी नहीं रह सकते, तो इसलिए क्या बीच का रास्ता निकालते हैं लोग, क्या बना लेते हैं? एमओयू, जो राइटिंग में भी होता है, थोड़ा बहुत लीगल भी होता है, लेकिन उतना भी लीगल नहीं होता है कि लोगों को प्रेशर महसूस हो और दिक्कत महसूस हो। क्योंकि इग्नू भी अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, आईसीएसआई भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, तो दोनों में से कोई बड़ा छोटा तो है नहीं, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को लीगली बाइंड नहीं कर सकते। तो दोनों मिल के कोर्ट चला रहा है, तो वहां पर क्या हुआ है? एमओयू, है ना। तो शुरू में जब इन लोगों में आपस में बातचीत चलती रहती है, तो ये लोग क्या करते हैं? एमओयू। क्या ये डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है या ब्रीफ? ब्रीफ का मतलब क्या इसमें कोई लीगल जार्गन बहुत ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है। लीगल जार्गन मतलब लीगल झंझट कम होता है। लीगल का नहीं कि लीगल लाइन लिखो, लीगल वर्ड लिखो, लीगल टर्म लिखो, ये सब ज्यादा होता नहीं। ठीक है। अब इसमें एक्चुअली क्या लिखा रहता है कि आज हम लोग तैयार हैं, बाकी जब ज्वाइंट वेंचर पूरे तरीके से हम बनाएंगे तो डिटेल्ड एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन हाँ, आज हम दोनों आपस में एक दूसरे को कंसेंट देते हैं कि हम दोनों आपस में ज्वाइंट वेंचर करेंगे। तो क्या ये हमेशा फ्यूचर के बारे में बात करेगा? बोलो, क्या लिखा हुआ है? रोड मैप फॉर। लेकिन अब शुरू हो गया काम, एंगेजमेंट का मतलब अब काम शुरू हो गया, दोनों का बिजनेस साथ में होना स्टार्ट हो गया। अब इन लोग को आपस में क्या बनाना चाहिए? लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक बात बताइए, जनरली लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखता है? तो यहां पर आ गया, हेडिंग बोलो जल्दी से। बोलो, एसेंशियल फीचर ऑफ शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट, एलएलपी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कुछ भी मतलब इन टोटल ज्वाइंट एग्रीमेंट, ज्वाइंट वेंचर। क्या क्या लिखा रहेगा उसमें तुम बताते जाओ। पहले बिजनेस के बारे में कि जो नई कंपनी बनेगी कौन सा बिजनेस करेगी। तो जैसे हीरो होंडा के बीच में जो ज्वाइंट वेंचर हुआ होगा उसमें लिखा हुआ होगा एक नई कंपनी बनेगी जिसका नाम हीरो होंडा प्राइवेट लिमिटेड होगा और वो मोटरसाइकिल का बिजनेस करेगी। दूसरा, कौन कितना रिसोर्स देगा, कौन देगा फाइनेंस, कौन देगा मैन पावर, कौन देगा टेक्नोलॉजी। उसके बाद किसको कितना शेयर मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक लगाते जा रहे हो। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे बनेगा, या एलएलपी है तो डीपी कैसे बनेगा। एलएलपी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होता ना, क्या होता है? डीपी। उसके बाद डिसीजन मेकिंग कैसे हुआ करेगी, मेजॉरिटी वोट से होगा, कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब 100%, है ना। कंसेंसस पे तो
लोग चाहते कंसेंसस ही होंगे, पर कंसेंसस बनाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसा होता होगा, बड़े डिसीजन के लिए वो कंसेंसस कह देते होंगे, छोटे मोटे डिसीजन के लिए वो मेजोरिटी कह देते होंगे। नहीं, कंपनी लॉ में भी तो ऐसा ही होता है। बहुत जगह यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन बोलता है, बहुत जगह सिंपल बोर्ड रेजोल्यूशन बोलता है। आगे चेयरमैन एमडी किसका होगा? क्या होंडा का होगा कि हीरो का होगा, या दोनों का बट के होगा, इस साल मेरा साल तुम्हारा? नहीं समझे? उसके बाद कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे तय होगी, कौन फाइनेंस देखेगा, कौन मार्केटिंग देखेगा, कौन प्रोडक्शन देखेगा? डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा आपस में? दोनों के जो अपने अपने डायरेक्टर्स होंगे वो कितने साल तक रहेंगे, कैसे अपॉइंट होंगे, कैसे उनमें चेंज आएगा? जब हम दोनों अलग होंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, क्योंकि हम दोनों आपस में बांटेंगे कंपनी का पैसा फिर खत्म होते वक्त, तो वैल्यूएशन का तरीका कैसे होगा? और अगर हम दोनों में कोई झगड़ा हो गया तो झगड़ा का रेजोल्यूशन कैसे होगा? एक ये छोटा सा बस का ये फोटो खींच लेना, छोटा सा ही है बस ये छोटा सा ही है। जरा हेडिंग बोलो तो क्या लिखा हुआ है? थोड़ा दम लगा के फोटो खींचो। कुछ लोग तो हाथ में दम ही नहीं है, फोटो खींचना चाह रहा है, उधर फोटो खींच ले रहा मेरा, और खींच के रख भी ले रहा है। घर पे जाकर पता चला आइला तो सर का फोटो खींच लिया फोटो। चलो हेडिंग बोलो। एमएनसी का मतलब जरूर कोई नया गाली होगा सर। मल्टीनेशनल कंपनी लिखो वहां पे, लिखो। बहुत देर से एकदम हालत खराब है तुम लोग का, उतरने दो मुझे। लिखो मल्टीनेशनल कंपनी लिखो, लिखना पड़ेगा। अच्छा काम हमारे नोट्स में है ही नहीं तो लिखे कहां? ओहो। अच्छा बताइए, एमएनसी जब भारत में आती है ज्वाइंट वेंचर करने, तो वो कौन कौन नाम से ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं यहाँ पे? क्या वो फ्रेंचाइजिंग कर सकते हैं, ब्रांचेज बना सकते हैं, सब्सिडरीज बना सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, टर्नकी प्रोजेक्ट्स के लिए लोगों को जोड़ सकते हैं? टर्नकी का मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट, टर्नकी का मतलब बड़े बड़े, टंकी नहीं, टर्नकी का मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोगों को वो जोड़ लेते हैं, है ना? अब जैसे अभी एक मेरे जिया जी हैं, वो इंजीनियर हैं, जेपी एसोसिएट में थे, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड में। आजकल वो, उनसे मैंने पूछा कि और क्या हालचाल, किस कंपनी में आप? तो बोले कि जेपी तो मैंने छोड़ दिया, और जेपी का मैं शेयर होल्डर हूँ, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का, और उसका मैं शेयर होल्डर हूँ। मेरी हालत बहुत खराब है, मैंने 150-200 रुपया में शेयर खरीदा था, हालत बहुत खराब चल रहा है। अभी देखता हूँ आज क्या चल रहा है, 1 सेकंड में पता चल जाएगा। देखो बाकी मॉडल सेकंड वाले को कुछ काम दिया हुआ है मैंने, याद है? कल शेयर ट्रेडिंग सिखाऊंगा ना, तो उसके लिए मैंने 5-5 कंपनी का नाम बोला था इन लोग को लाने के लिए कि तुम लोग लाना और मैं वही खरीदूंगा। तो कर लियो ना कि 8 रुपया पे चल रहा है, देख रहे हो हालत, है ना? और ये देखिए 5 साल में ये कहां तक पहुंचा था। एक समय में ये देखिए, ये सबसे हाईएस्ट जो दिखा रहा है 5 इयर्स में, नहीं 29 नहीं, अच्छा ये एक्चुअली कम, हाँ 14 1 ईयर में, यील्ड 6 मंथ, 1 मंथ, 5 डे, 1 डे, अरे बाप रे, 1 डे का हालत तो बहुत खराब है। नहीं 25 रुपया वो स्प्लिटिंग किया होगा ना बाद में, तो शेयर का दाम घट गया होगा। मैंने तो 150 में लिया हुआ था, तो 150 में लिया था और हालत देख ही रहे हो। तो उनसे मैंने पूछा तो बोले कि नहीं मैं मेदांता में चला गया। मैंने कहा मेदांता तो मेडिकल है, मेदांता तो हॉस्पिटल है ना गुड़गांव में। तो बोले कि नहीं मेदांता का एक पटना में हॉस्पिटल बन रहा बहुत बड़ा सा, तो मैं उसी को बना रहा हूँ, हम इंजीनियर हैं तो उसको बना रहे हैं। तो मैंने बोला आप बना रहे हैं तो मेदांता की एम्प्लॉय हुए आप? नहीं मेदांता का नहीं, उसका कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका की कंपनी ने लिया। तो बताइए अमेरिकन कंपनी ने जब उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेके भारत में बना रहा है, पटना में बना रहा है मेदांता हॉस्पिटल, अमेरिकन कंपनी, लेकिन इंजीनियर कहां से उठा रहा है? आप बताइए। तो क्या ये लोग टर्नकी प्रोजेक्ट, एक बड़ा हॉस्पिटल, मेदांता का हॉस्पिटल बनाना एक टर्नकी प्रोजेक्ट होगा? तो आप ये लोग करते हैं इस तरीके से। अच्छा इसमें से कौन, बहुत सारे तो इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, जैसे फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्चुअल है, ब्रांचेस कॉन्ट्रैक्चुअल है, सब्सिडीज इक्विटी बेस्ड हो सकता है। क्या हो सकता है? इक्विटी बेस्ड। टर्नकी प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्चुअल काम चला लेंगे ये लोग, ज्वाइंट वेंचर तो ज्वाइंट वेंचर ही वर्ड। चलिए हेडिंग बोलो, स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब सुनिए क्या होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल में, सुनो। सुनिए,
जैसे न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट, और उसके बाद आगरा, अरे रुको तो यार, बताओ ऐसे रहता है ना, ऐसे लंबा लंबा सा रहता है ऐसे ताजमहल। अरे यार ठीक है, क्या हो गया? रुको, गुम्बद बनाता हूं, गुम्बद कैसे बनता है? अब ठीक है, ये गुम्बद यही तो है। अच्छा, मुमताज रो देगी। सुनिए, इसके बीच में एक रोड बनना है, मान लीजिए रोड का नाम है, यार सुन तो लो यार, यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है, सुना है ना? तो मान लीजिए रोड बनना है, ये शॉर्टकट के लिए टेढ़ा मेरा किया है मैंने, ये रोड बनना। अब ये रोड बनाने का टेंडर मिला जेपी को, जेपी मतलब जयप्रकाश को, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, जिसका मैं शेयर होल्डर हूं, ठीक है। सुना है, नोएडा में ज्यादातर जेपी जेपी दिखाई देगा आपको, आधा नोएडा तो जेपी का ही है, ठीक है। जेपी का स्कूल मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, सब कुछ है। अब इनको चाहिए कि ये रोड बनाने में बहुत पैसा खर्च होगा, ये भी एक टर्नकी प्रोजेक्ट है, बहुत पैसा खर्च होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे जेपी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, इसको मान लीजिए, इसको शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूं, जैप, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड मान लीजिए, ठीक है, या जेएल लिख देते हो, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। अब ये अपने नाम से नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इसको बहुत पैसा चाहिए, तो इसने एक अपने नीचे कंपनी बनाई, उसका नाम रखा यमुना एक्सप्रेसवे लिमिटेड, एक कंपनी बनाया गया। इस कंपनी को ये अपना सब्सिडी बनाया, इसका मतलब मान लो 60% शेयर लिया, इसका मतलब 60% इसको पैसा दिया। अब देखिए, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने से क्या फायदा है, ये सिर्फ 60% लगाया, 40% नहीं था इसके पास। अब ये कंपनी बन गई ना, अब बहुत लोग इसमें पैसा लगाएंगे, उससे 40% आ गया। अब इसी पैसे से यमुना एक्सप्रेसवे लिमिटेड क्या करेगा, रोड बना लेगा। रोड बनाने के बाद जब रोड बन जाएगा तो इसमें टोल लगेंगे, टोल वसूलेगा कौन, यमुना एक्सप्रेसवे लिमिटेड कंपनी टोल वसूलेगी। टोल वसूलने से जो भी प्रॉफिट होगा 60% किसको मिलता रहेगा, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को, अब बाकी लोगों को मिलता रहेगा। तो क्या ये यमुना एक्सप्रेसवे लिमिटेड एक एसपीवी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, सिर्फ ये रोड बनाने और रोड को चलाने के लिए बस। अच्छा, जिस दिन ये टेंडर खत्म हो गया, जैसे आप जिंदगी भर के लिए थोड़ी रोड रहेगा, ये इसका वाई लिमिटेड का थोड़ी रहेगा। जैसे सरकार ऐसे कहती है, आप रोड बनाओ, 40 साल तक आप टोल वसूलो, 40 साल के बाद ये सरकार का रोड हो जाएगा, तो 40 साल के बाद ये कंपनी बंद, ये अपनी क्या हो जाएगी, बंद। तुमने सुना डीएनडी, सुना डीएनडी, क्या नाम है उसका, फुल फॉर्म क्या है? तुम लोग मॉड्यूल सेकंड में या प्रोफेशनल में जब आओगे तब बात क्या करूंगा तुम लोगों से, बहुत छोटे हो तुम लोग अभी। डीएनडी कभी सुना ही नहीं? दिल्ली नोएडा, दिल्ली है ना, नोएडा से दिल्ली आने के लिए एक रोड था, और वो रोड बहुत हाईफाई बनाया गया था, उसमें 2-3 बार चालान भी कटा मेरा, बहुत स्पीड गाड़ी चलाता था मैं उसमें। तो उसमें पहले टोल था, टोल 20 साल के लिए था, ये लोग 30 साल तक चलाया। ऐसे ही गुड़गांव में एक मेन वहीं पर टोल था जहां गुड़गांव एंटर करते हैं, उसमें भी 10-20 साल का ही था, और लोग 30-30 साल चलाया, इतना प्रॉफिट कमाया कि मैं क्या बताऊं आपको। लेकिन जब डीएनडी का टोल खत्म हुआ, ऐसे ही वहां का टोल खत्म हुआ, तो उससे जुड़ी भी जो कंपनी वो बंद। तो क्या ये इसलिए इसका नाम पड़ गया स्पेशल पर्पस, मतलब सिर्फ इसी पर्पस के लिए आया, फिर इसी पर्पस अचीव्ड, ये कंपनी बंद। अच्छा, इसको बनाने का फायदा क्या क्या हो सकता है? क्या आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले सकते हैं? अच्छा, ऐसे प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं जिसके लिए आपके पास पूरा पैसा नहीं है, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दो, अपना जितना है उसको उतना शेयर्स खरीद लो उसका, अब बाकी उसका शेयर्स मार्केट में बिकेगा, लोग खरीदेंगे, लोग भी पैसा लगाएंगे, तुम भी पैसा लगाओ, जिस प्रोफेशन में तुम पैसा लगाए रहोगे उसी प्रोफेशन में तुमको फायदा मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लीजिए अगर सक्सेसफुल हो जाए, अगर ये रोड बन जाए, तो बाद में जेपी क्या करेगा मालूम है? अपना होल्डिंग बढ़ाता जाएगा इधर, 60 से 70, 70 से 80। नहीं समझ में आया इन लोग को? समझ में आ गया? इसी को क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस व्हीकल।
क्लियर है? चलिए सबसे पहले बताइए, स्पेशल पर्पस व्हीकल जनरलाइज्ड पर्पस के लिए बनते हैं या स्पेशल पर्पस के लिए? तो लिखो वहां एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। क्यों तुम लोग वो ताजमहल वाला उतारे नहीं क्या? ताजमहल पसंद नहीं आया तुम लोग? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी एग्जांपल में अपना यमुना एक्सप्रेसवे लिमिटेड एसपीवी था ना? तो क्या सिर्फ वही काम करेगा जिसके लिए उसको बनाया गया था बस? मतलब सिर्फ रोड बनाने का काम करेगा? अब बस वही यहाँ दिल्ली से आगरा तक के रोड को देखेगा बस, और कुछ नहीं देखेगा, कोई दूसरा काम ही नहीं करेगा वो? बोलो, खूब एसपीवी मिलेंगे अब आपको। आप रोड पर अगर चल के देखिए, बस जगह जगह एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हर जगह टोल है, और टोल पे कंपनी का नाम लिखा रहेगा। देखा है कभी? चलिए अच्छा एक बात बताइए, जहां पर्पस अटेंड हुआ क्या ये बंद? बोलो। अच्छा ये एसपीवी जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं? अच्छा एक बात बताइए, जैसे आज जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की हालत खराब, तो क्या वो यमुना एक्सप्रेसवे लिमिटेड उसकी भी हालत खराब होगी? जरूरी है ना? तो एसपीवी बनने की बहुत बड़ा फायदा है कि आपकी पेरेंट कंपनी बर्बाद भी हो जाए फिर भी आप चलते रहेंगे। कि पेरेंट कंपनी का बिजनेस हो सकता है डूब गया हो, पर आपका तो चलता रहेगा। ये तो बड़ा अच्छा सेफ बिजनेस है। रोड बनाओ और टोल वसूलो जिंदगी भर, और टोल को कोई देखता है नहीं। 20 साल का बोलेगा, 30 साल तक चलाते रहो। ये कंपनी क्या करती मालूम है? 20 साल के बाद बोलेगी नहीं हमें लॉस हो गया, हमें लॉस हो गया, हमें एक्सटेंशन देना चाहिए। बस सरकार को कुछ पैसा पहुंचा है, ले 10 साल का एक्सटेंशन। होना क्या है, जो लोग पब्लिक ट्रैवल कर रहे हैं वो पैसा दे रहे हैं। अब कम टोल आता है इन लोग के पास, बहुत टोल आता, बहुत ज्यादा टोल आता। अब तो खैर अब तो टोल भी, पहले तो इन लोग से कुछ कहाँ बेचारा आजकल का चोर सब चोरी करेगा, नहीं सब कुछ तो खत्म ही होता जा रहा है। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। पहले टोल वाले से पैसा छीनते थे ये लोग, अब हो गया वो ऑनलाइन फास्टैग। अब वहां पैसा रहता ही नहीं है। देखा है तुम लोग फास्टैग? कितने लोग फास्टैग से कभी मतलब पास किए हो? और देखो ऑटोमेटिकली पैसा कट जाता है। अब तो क्या फास्टैग में सबको ही जाना पड़ेगा क्योंकि वो मैंडेटरी हो चुका है, ऑप्शनल तो नहीं है ना। और आप अगर बिना फास्टैग के जाएंगे तो दुगुना पैसा कटता है। अभी भी कैश में भीड़ रहती है, अभी भी नहीं। कैश में या तो लोग उतने समझदार नहीं होंगे, नहीं समझते होंगे, या जल्दी में कहीं होंगे। वो भीड़ मुझे 5-6 महीने बाद खत्म हो जाएगी। सब लोग धीरे धीरे फास्टैग लगवा ही लेंगे, है ना। चलिए, तो इसका मतलब पेरेंट कंपनी आपकी बैंकक्रप्ट हो गई तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपका एसपीवी चलता रहेगा। आगे, अच्छा एसपीवी बनाने का तरीका जरूरी कंपनी बनाए कि एलएलपी भी बना सकते हैं, ट्रस्ट भी बना सकते हैं, कॉर्पोरेशन भी बना सकते हैं, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन भी बना सकते हैं, अदर एंटिटीज भी बना सकते हैं। ये सब बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर ट्रस्ट अगर बनाया ना तो फॉरेन वाले को मत लेना, याद है बताया था ना। अच्छा एसपीवी जो होता है उसका अपना अलग ओनरशिप होता है, अलग मैनेजमेंट होता है, अलग फंडिंग होती है उसकी। तुमने देखा वो जेपी पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता। जेपी आप हमारे शेयर होल्डर हैं कितने के? 60% के, बस बाकी 40% तो मार्केट से उठाया ना मैंने। हमारा अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, अपना सब कुछ चलेगा। हम जब डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे आपको भी मिलेगा, बाकी आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये सब, नहीं? अच्छा नहीं लगता तुम्हें सुन के? ये सब का कोर्स बढ़ता है, ये सबसे हमारा कोर्स बढ़ जाता है। अच्छा बताइए एसपीवी बनाने के फायदे। एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो जो रोड है वहां से वहां तक उसका ओनर जेपी एसोसिएट्स माना जाएगा या एसपीवी? अगला तो मतलब किसी एक के पास ही रहेगा, मल्टीपल पार्टीज के पास नहीं रहे। अच्छा मल्टीपल पार्टी के पास भी रह सकता है, कैसे? शेयर होल्डर्स के थ्रू। नहीं हुआ? अरे उस कंपनी के एसपीवी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो गए ना। 60% शेयर होल्डर कौन हुआ? उसका पेरेंट कंपनी, लेकिन 40% तो बाहर से हुआ ना। अगला ये बोलो, क्या ये चीप एंड इजी टू सेटअप है? मतलब आराम से बना सकते हैं। कंपनी बनाओगे थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन अगर तुमने एलएलपी बना लिया तो काफी सस्ता रहेगा। अच्छा क्या डॉक्यूमेंटेशन काफी यहाँ पे क्लियर होता है? उसका कारण ये है कि अगर आपने एसपीवी बना लिया, एसपीवी उस काम को देख रहा है, तो पेरेंट भी आके उसमें इंटरफेयर कर नहीं सकता, उसके पैसे का मिसयूज नहीं कर सकता। उसका हिसाब एसपीवी अलग रख रहा होगा, पेरेंट का अपना अलग मतलब है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हर जगह एसपीवी बनता है आजकल, हर जगह। टैक्स बेनिफिट्स, जैसे रेलवे ने भी तो एसपीवी बनाया हुआ है, आईआरसीटीसी लिमिटेड, वो एक एसपीवी तो है, ओनली फॉर टिकटिंग एंड कैटरिंग।
टिकटिंग ही हो रहा है, कैटरिंग तो बंद ही हो गया देश में। कहाँ कैटरिंग हो रहा है? ट्रेन में आप बैठिए, आपको कुछ खाने के लिए नहीं देगा। पहले तो राजधानी में मिलता भी था, बहुत लोग राजधानी में सिर्फ इस वजह से सफर करते थे कि खाते पीते जाते थे, है कि नहीं? अब कुछ नहीं दे रहा है ये लोग, इसलिए मैं अब क्या बताऊं, बड़ा दुख होता है मुझे। टैक्स बेनिफिट, अच्छा टैक्स बेनिफिट इनको क्यों मिलेगा? एसपीवी बनाने से टैक्स बेनिफिट कैसे मिलेगा? अगर आप मेन के नाम से करते तो मेन में जुड़ता जाता है, इतना बड़ा हो जाता आपका पूरा अकाउंट, और आपने एसपीवी बना दिया, बस एक ट्रांजेक्शन दिखाओगे अपने में कि मैं उसका शेयर होल्डर हूं, अब वहां से मुझे डिविडेंड मिलता है। नहीं समझ में आया इन लोग क्या? ऊपर से वो छोटी कंपनी होगी, तुम्हारे मुकाबले तो छोटी होगी, तो छोटे को ऐसे ही तुम देखते हो स्टार्टअप ये वो कि क्या क्या चीजें होती हैं, छोटी कंपनीज को बहुत सारे फायदे पहुंचाए जाते हैं। चलिए अगला, अच्छा एक काम और भी कर सकते हो, टैक्स रेजिडेंस भी बदल सकते हो। लोग ये सबको प्लानिंग करते हैं, जैसे उनको लगता है इंडिया में अगर हम देखो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड इंडिया से तो बाहर जाने से रहा, वो तो इंडिया का रहेगा, लेकिन अगर ये जो कंपनी है, अब मालूम चला आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है जापान में, तो आपको लगता है जापान में टैक्सेशन कम है, तो एसपीवी इंडिया में न बना के कहां बना लेंगे? लेकिन अपनी पूरी कंपनी उठा के जापान ले जाओगे, ये तो नहीं हो सकता। नहीं समझ में आता तुमको? अगर अपने नाम से करना चाहते तो तुमको तो इंडियन के हिसाब से टैक्स लगता, लेकिन तुम एसपीवी बना दो बस, अब उसको तुमको जहां ले जाना वहां ले जाओ, वो तो एक अलग कंपनी है ना, आपको क्या मतलब? आगे लीगल प्रोटेक्शन, ये तो मैंने बता दिया। लीगल लाइबिलिटी जेपी की क्या रहेगी? क्योंकि वो शेयर होल्डर है 60% का, बस उतनी लाइबिलिटी है, बात खत्म। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म। ठीक है, अब ये अगला चैप्टर जो आ रहा है ये तो और भयंकर है। ये जो चैप्टर आ रहा है ना, ये चैप्टर था शेड्यूल में क्या? ये तो ऐसे छोटा है, बच जाओगे तुम लोग, लेकिन इसमें बहुत फेमा आएगा बार बार। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में, और जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा। खुश रहे आप, खुश रहे आपका परिवार। खत्म करेंगे आईसीएसआई मोटो सॉन्ग से। उम्मीद के अंबर में हम बन के खिले जो रोशनी, करेंगे हम संसार को कोई लक्ष्य नामुमकिन नहीं, ज्ञान के और न्याय के हर राह को थामे